अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू भाई। पिछले दिनों मुझे लाहौर अपने घर जाने का इत्तेफाक हुआ और लाहौर जाके मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस बार जो लाहौर में स्मॉग है वो पिछले साल वाली स्मॉग से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस बार जो स्मॉग है वो शायद आपको इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप उसको महसूस बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ दे हद तक कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा अपना किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं लाहौर गई 3-4 महीने, इस बार थोड़ा सा लेट चली गई मैं लाहौर, और रात मुझे फ़ील होता था, मेरा भी आउटडोर एक्सपोजर कोई नहीं था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे ना स्मॉग में भी आप मास्क पहने, चले बाहर निकले तो समझ में आ रहा है कि आपने मास्क पहनना है, लेकिन आप घर में भी मास्क पहन के रहेंगे, ये आज मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि क्या ऐसा ये क्या करना है। क्योंकि देखिए मैं तो 3 दिन रही, मैं वापस आ गई और वापस भी मैं आई कैसी गले की बीमारी के साथ। मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर मट्टी है, मेरे अंदर रेत है। 3 दिन मेरा गला शदीद मुतासिर रहा, मुझे ऐसा लगता था मैं सांस नहीं ले पा रही और मेरे अंदर रेत ही रेत जा रही है, और तकलीफ दे हद तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। और जो खांसी थी वो मतलब वो मैं खांसती थी, मुझे लगता था कि लिटरली मैं आई कॉफ माई लंग्स आउट, ऐसी कोई सिचुएशन थी। हम इतने शोज करते हैं COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, लेकिन मैं भी जब लाहौर का चक्कर लगा कर आई ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई इसकी सिविरिटी ही और है। और सलाम है लाहौर के लोगों को कि वो इतनी स्मॉग में जिस तरीके से अपनी मामूलात ज़िंदगी को जारी किए हुए हैं। सो आज के शो में स्पेसिफिकली मैं सवाल से बात करना चाह रही हूँ कि देखिए वैसे अगर आप COPD की रीज़न जानना चाहें तो उसमें होता है कि जी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, एक तो चले बंदा स्मोकिंग कर रहा हो, उसको इतनी लंग्स की वैसे प्रॉब्लम नहीं होती जितना उसके सामने बैठा बंदा जो कि पैसिव स्मोकर होता है उसको इससे मसला होता है। देन ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये जो हम यहाँ पे कबूतरों को जो दाना डालते हैं उससे क्या होता है कि हम तो उनकी नस्ल में अफजाइश भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मदिया बहुत अजीब सी बात करी, लेकिन आपके सामने मेरे शोज़ में डॉक्टर ने मुझे सेकंड किया हुआ है कि ये जो कबूतर हैं इनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, अगर आपको ड्रॉपिंग समझ में नहीं आए, जो इनका वेस्ट है जो ये बिट करते हैं, ठीक है, और कराची में चलती हवा, जब ये कबूतर उड़ते हैं तो ये ड्राई होकर जब ये हवा में उड़ती तो उसके डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद रहते हैं, एंड देन आप उसको और मैं इसको इनहेल कर रही हूँ। स्पेशली मेरे वो भाई जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं और जो हेलमेट भी नहीं लगाते, वो इसको इनहेल कर रहे हैं। और ये कितनी खौफनाक बात है आपके और हमारे लंग्स के लिए, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि हम उनको खाना नहीं डालेंगे तो ये जो कबूतर है ये मर जाएंगे, नहीं, ये माइग्रेट कर जाएंगे। अभी आपकी जान, आपके बच्चों की जान बहुत अहम है, तो प्लीज़ 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 हमने इस बात पे भी ख्याल करना है कि हम कैसे अपने शहर की आबो हवा को साफ़ कर सकते हैं। वरना शायद अगर पहली लंग्स की इतनी डिजीज़ ना हो जितना मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में लंग्स की डिजीज़ बढ़ेंगी। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और मैं ज़रा डॉक्टर से इस पर खुल के रहनुमाई भी लूँगी। तो इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर मुसब अल्लवी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा फ़ातिमा जो कि कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन एंड डाउ यूनिवर्सिटी में, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफशान रज़ी ज़ैदी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं आप तमाम तर मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है, ये जो हम कराची में अपनी आबो हवा इतनी वो कहते हैं ना कि मुतासिर देख रहे हैं, मैं जो स्मॉग लाहौर में अभी खुद भी झेल कर आई हूँ, ये सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी है डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करूँगी जो ट्रिगर कर रही हैं? देखिए सबसे पहले जिस तरह आपने पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि एस्थमा या लंग्स के सारे जो डिजीज़ हैं ये आजकल स्मोक की वजह से, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है उनकी वजह से, लेकिन हम रूट कॉज नहीं देखते कि ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए क्यों हैं। हमने अपनी ज़मीन के साथ किया क्या है, सारे दरख्त काट दिए, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज जो है वो शहर से बाहर नहीं है, शहर के अंदर इंडस्ट्री बिल्कुल, उसका जो धुआं है वो भी मुतासिर कर रहा है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, क्योंकि हम अपने ग़िज़ा में जो हमारी सेहत मांगती है हम वो नहीं लेते, जो हमारे ज़बान के चटखारे हम वही इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे, पॉइजन कर रहे हैं। कैसे? वो जंक्स पे चले जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवियस, तो लंग्स बेचारा करेगा क्या।
तो लेकिन बिल्कुल साहब बहुत सारी जगहों पे ये सिचुएशन आपके हाथ से इससे भी निकल गई है कि आप चाहे बच्चे की ग़िज़ा अच्छी भी रखें, लेकिन वो जो बन चुका हुआ है, मैं स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की स्मॉग की बात करूं, मुझे तो अक्सर जो लोग कह रहे थे भी हमने पाकिस्तान आए, हमने लाहौर जाना, मैंने कहा हरगिज़ मत जाएं, इस मौसम में ना जाए, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, आप लाहौर मत जाएं। तो ये जो रीज़न एकदम स्मॉग निकल के सामने आ गई है, ये कितनी खौफनाक है हमारे। देखिए ये स्मोक हुआ क्यों, हमें इस पे भी तो सोचना चाहिए ना कि पहले लाहौर इतना अच्छा शहर था, इतना ग्रीन था, और अभी भी है, ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन स्मोक क्यों है? इसका जो रूट कॉज है, अगर हम उस पे काम करेंगे तो हम वो तो कामयाब हो। देखिए वो असल में देखिए जो भारत में भी जो एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर बर्निंग्स होती हैं, तो वो भारत से भी हमें ठीक ठाक आती है। इस बार मैं देख रही हूँ दे हैव डन रियली गुड, पंजाब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपर, उसको ड्रोन्स वगैरह से कैसी कोई चीज़ ना हो। बट डॉक्टर साहब ये जो स्मॉग है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी पुरानी बीमारियों को भी ट्रिगर कर रही हैं? सही, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये टॉपिक पे बात करने का, बिकॉज सम ऑफ दिस टॉपिक इज यूजली निगलेक्टेड एंड डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सो देखिए जो स्मॉग है वो बेसिकली व्हाट इट डज टू द एयरवेज इज कि वो आपके एयरवेज को ड्राई बहुत कर देता है, एंड जब वो ड्राइनेस होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी म्यूकस है वो भी ड्राई हो जाता है, एंड देन डेफिनेटली म्यूकस प्लगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर जो होता है वो हमारे उन पेशेंट्स को होता है जो एस्थमा के हैं या जो ऑलरेडी COPD के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसे पेशेंट्स पे भी होता है जो ऑलरेडी एट रिस्क होते हैं और डेफिनेटली उनको कभी डिजीज डायग्नोस नहीं होती, एंड डेफिनेटली जब स्मोक होता है तो एकदम से उनकी डिजीज एक्सैसरबेट हो जाती है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम। वो कहते हैं हमें तो कभी जिंदगी में दमा नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? सो ये डेफिनेटली एक्सैसरबेशंस हैं। तो स्मोक का डायरेक्ट इफेक्ट तो सबसे पहले इस बात पे है। सेकंड, जो एनवायरनमेंट में हमारी चीज़ें हैं, जैसे COPD उमूमन हमारे कॉन्सेप्ट है कि स्मोकिंग रिलेटेड है, डेफिनेटली इज। So the recent research says कि it is 60 to 70% the cause, the remaining 30% जो cause है, अब भी हमारे मुल्क में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे स्टिल गैस नहीं, लकड़ी पे आग जलाई जाती है, एंड दैट आल्सो इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर जो COPD। डॉक्टर साहब एक तो रिक्वेस्ट आ रही है, वो कह रहे हैं कि आपने इसको और आम फहम में बता दें, लेकिन जैसे भी आपने बात की तो मैं ये लोगों को भी बता दूं कि हमारे जो गांव देहात में अभी भी जो वहाँ खवातीन हैं, वो जो चूल्हा जलाती हैं, वो उसको फूंक मार के लकड़ियों को, और वो सबसे ज़्यादा खवातीन जो है ना, इतना मेरे ख्याल से सिगरेट पीने वाले, हुक्का पीने वाले अफराद भी मुतासर नहीं होते बिल्कुल, जितनी वो खवातीन जो कि चूल्हे जलाती हैं फूके मार, जैसे जो आपने बात की, तो ये वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा, जो हमारी खवातीन ये जो चूल्हों किचन में जो भी इतना टाइम गुजार देती है, हमारे यहाँ तो वाकई ये अब तो ऐसा ना कि धुआं निकलता भी नहीं, हम अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, जो घर खाने पकड़े होते हैं तो वो जो धुआं है वो आपकी किचन में रह जाता है। किचन छोटे हैं, सब किचन से लेके बाहर उसमें लिविंग एरिया में आ जाता है पूरे घर में। तो सब ये भी वही धुआं है जो अब आपके बच्चों को भी और आपके भी लंग्स मुतासर कर रहा है। डेफिनेटली यस, क्योंकि ये सब चीज़ें वही हैं। ये धुआं जो COPD को प्रेसिपिटेट करता है, इसका बहुत सिंपल ये कि धुआं आपके एयरवेज में क्रॉनिकली जो है ना वहाँ बस रह जाएगा, स्टे कर लिया, और इनके एयरवेज बिल्कुल ऐसे काले हो जाते हैं जब हम देखते हैं, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। ये डिजीज़ इसलिए COPD को कहते हैं, इसलिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ये एक रिवर्सिबल डिजीज नहीं है। जैसे एस्थमा एक रिवर्सिबल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इनहेलर्स दूसरी चीज़ों से, बट आप कंप्लीटली इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब, जैसे हम अक्सर लोगों को डराने के लिए दिखा रहे होते हैं, डराने के लिए लोग हकीकत है लोगों को कहते हैं आप स्मोकिंग करते हैं, देखिए आपके फेफड़े कितने काले हैं, तो ये तो आम उन लोगों के भी फेफड़े से काले हो जाएंगे जो कि स्मोकिंग नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए जो फेफड़े काले हैं दिखाते हैं ना एक्सरे के ऊपर उठाकर, हाँ, वो एक पैथोफिजियोलॉजी है। वो एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी से, हाँ, यानी कि एक तरह से मिथ है। नहीं, पैथोफिजियोलॉजी इज रियलिटी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जो अंदर से साख्त की खराबी हो रही है ना, ओके, ठीक है, वो उसकी अपीयरेंस है, वो उसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं ज्यादा काले एक्सरेज, ठीक है ना, वो धुआं नहीं है, वो धुआं नहीं, हाँ, धुआं हमारा जो फंक्शन करता है, हाँ, अंदर जाकर जो काम करता है, उससे जो डैमेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स वो है, हाँ, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उसके असरात हैं। वो तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं वही बात करना चाह रही हूँ ना कि इट्स नॉट ओनली कि स्मोकर्स के जैसे जो लंग्स हैं वो इतने मुतासर होंगे, ये तो दूसरे जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जैसे हमारी खवातीन गाँव देहात में जो चूल्हा फूक के जलाती हैं, स्मोकर्स के पास, हम स्मोकर्स को असेस करने के लिए हमारे पास क्वांटिफिकेशन है। क्वांटिफिकेशन मतलब है हम इसकी कितनी मिकदार है, इसको हम नाप सकते हैं, हाँ, कि कितने सिगरेट पिए तुमने। पैक ईयर्स बहुत मशहूर चीज़ है कि कितने पैक ईयर्स हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में अगर एक पूरी डिबिया पीता है, 20 सिगरेट्स की पीता है और वो पूरे साल तक पीता है, तो उसको कहते हैं 1 पैक ईयर। तो 15 पैक ईयर्स इज
इनफ टू डेवलप COPD। लेकिन अगर किसी ने 15 साल सिगरेट पी ली है इस तरीके से तो वो इनफ है, उसको COPD डेवलप हो गई फुल फ्लैश। डॉक्टर 15 साल भी आपने ठीक ठाक दे दी कि जो एक दिन में नहीं वो अलग मामला है। हाँ, वो अच्छा, अलग मामला है। वो एक दिन वाला जो है ना मैं उसको अलग बताती हूँ। ठीक है। जो COPD है वो इस तरह से डायग्नोज। जी। लेकिन जो हुक्का स्मोकर्स हैं उनको हम गेज नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना हुक्का पिया है, ठीक है ना। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि काला काला नजर आता है जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं ना, जब हम अंदर जाते हैं फेफड़े की नालियां देखते हैं तो बाकायदा पैचेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोयले के रंग, कोयले के रंग जैसे पैचेस हमारी एयरवेज में पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअली वहाँ पे ऑक्यूमुलेट कर चुका होता है, इतनी हाई क्वांटिटी होती है उसकी, इतनी हाई डोज होती है उसकी कि वो वहाँ पे जमा हो चुका होता है। जो वो वाला मामला है कि जी मैं तो ओकेजनल स्मोकर हूँ मगर मेरा सांस फूलता है, एक्चुअली वो लोग हैं जो एस्थमेटिक्स हैं। एस्थमेटिक जेनेटिक कोड है। एस्थमेटिक्स को मैं कहती हूँ कि आपके सामने होंगी कुछ मिसालें कि जी वालिद साहब थे, चाचा थे, मोहल्ले के कोई हजरत थे, वो पूरे ज़िंदगी सिगरेट पीते रहे और उनको सांस की कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है ना। हो सकता है ऐसी मिसालें आपके सामने होंगी, कोई बात नहीं। मगर अगर आपको तकलीफ शुरू हो गई है 30 साल में, 35 साल में, ठीक है, तो अभी ये COPD नहीं लॉन्च हो गई है, आप अंडरलाइन एलर्जिक हैं और उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपने 2 काम करते हैं। एक तो आप लंग डैमेज को यानी कि COPD की डेवलपमेंट को, इसके बढ़ने को स्पीड अप कर देते हैं, तेजी से बढ़ेगा ये। दूसरा काम आप ये करते हैं कि एक तो ये स्पीड अप हो गया, दूसरे आपकी जो दवाएं हैं जो आपके अस्थमा को ट्रीट करती हैं वो बेकार होती जा रही हैं। इट्स अ डेड एंड। और यकीन जाने ये काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों की सिगरेट छुड़वाई है, बहुत इफेक्टिव होती है। आप उन्हें एक दफ़ा समझाएं तो, टाइम तो दें, लगाना पड़ जाता है, टाइम लगाना पड़ जाता है। कितना टाइम लगता है वैसे सिगरेट छुड़वाने के लिए आधा घंटा भी लगाना पड़ जाता है। आधा घंटा तो वैसे बहुत ही कम है, अगर अगला बंदा मानने वाला नहीं, अगर कोई शख्स OPD कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप आपसे बात करें लेकिन जी डॉक्टर साहब, इसमें भी ये भी देखिए, हम जैसे बात करें COPD की, तो इसमें तो जो आपकी डस्ट एलर्जी है वो भी अगर आपको ट्रिगर कर जाए, देखें अभी जैसे एस्थमा में स्मोक में, आपको स्पेसिफिकली मैं लाहौर वालों के लिए कर रही हूँ, आप प्लीज़ आज का शो ज़रूर देखें क्योंकि लाहौर शहर मेरा इस वक्त इतना पोल्यूटेड है। वही कह रही ना, स्मॉग नज़र नहीं आ रही आपको घर में। डॉक्टर साहब आप रात सो के उठेंगे तो आपको लगेगा आपकी सांस की नाली में सिर्फ और सिर्फ रेत है और बिल्कुल खुश्की सी है। तो इससे इसका मतलब आपकी जो पुरानी डस्ट एलर्जीज हैं वो भी ट्रिगर हो रही हैं स्मोक से। ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए इसमें अगेन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि एस्थमा और COPD अलग अलग चीज़ें हैं। एस्थमा वाला मरीज़ जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें ये ट्रिगर्स होते हैं जी। जैसे आपने बताया स्मॉग हुई या कोई परफ्यूम से एलर्जिक है। COPD वाले में जो है वो बेस लाइन में ही उनको डिजीज़ मौजूद होती है। कभी कभार जैसे मौसम की तब्दीली होती है उसमें वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल किसी दिन जैसे दमे के मरीज़ की तरह बिल्कुल सही बैठे हों। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, हो सकता है वो उसको कोरिलेट करें अपनी किसी भी चीज़ से, लेकिन स्पेसिफिकली दमे से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ है जी। और इसकी आगाही इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तो उसकी बात करें क्योंकि एस्थमा बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है एंड COPD ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है जनाब। मैं बार बार बोलूँगी जी कि आप भी अपने ज़हन से बांध लें कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं ये एक बार जैसे आज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे सिंसिस क्रॉनिक, इसको रिवर्सिफाई नहीं कर सकता। एस्थमा में फिर अगर आप शहर चेंज कर लें, आपको कोल एनर्जी भी हो तो आप बड़े आराम से शहर चेंज करके भी आप एस्थमा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरी अपनी एग्जाम्पल, वाई आई एम सेइंग इट बिकॉज मेरी अपनी ये प्रॉब्लम थी। मैं लाहौर में जब तक थी मैं एस्थमेटिक थी, मैं कराची आई, बल्कि कराची ज़्यादा पोल्यूटेड है शहर, लेकिन समहाउ 2 साल के अंदर अंदर जो मेरे एस्थमा की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। इसकी वजह ये है कि आपकी जो सेंसिटिविटी ट्रिगर था ना वो वहाँ का था। जैसे इस्लामाबाद में पोलन है, जी बिल्कुल। पोलन के अंदर लोग बिल्कुल जो सही होते हैं गर्मी में, मेरी प्रैक्टिस इस्लामाबाद की है, तो वह एकदम से 2 महीने 3 महीने वो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा क्योर नहीं ले पा रहे होते, नहीं सेटलमेंट हो रही होती, तो हम उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा लोअर पंजाब चले जाएं, आपका ये रिस्पेक्ट है। कराची के जो पोल्यूशन है, कराची का जो एस्थमेटिक है, जो यहाँ का सेंसिटिव है, वो अगर इस्लामाबाद चला जाए, मैं कराची से इस्लामाबाद गई हूँ, आई वॉज वेरी फाइन देयर,
मुझे कुछ नहीं तकलीफ थी वहाँ पर, जबकि पोलन का सीजन भी आया, मगर मैं पोलन से सेंसिटिव नहीं थी। ये अस्थमा का मसला है। सीओपीडी के अंदर एक तो डिजीज डेवलप होती है एक बड़े अरसे के बाद जी, एकदम से नहीं होती। हाँ, कुछ वो अपना अरसा लेती है जिसमें अपनी रिमॉडलिंग करती है। इट टेक्स रियली गुड टाइम दी जड़ें मजबूत करने में। जी, वो इतनी जड़ें मजबूत करती है, इसीलिए एक तो वो क्रॉनिक है, दूसरे वो इरिवर्सिबल है। अब वो मुकम्मल तौर पे क्या ये शुरू में खामोश भी है? बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। इवन पेशेंट्स कहते हैं कि हमें सांस नहीं है, तो उन्हें बताना पड़ता है आप सिर्फ ओपीडी में चलकर आए हैं और आप सांस खींच खींच के उससे बात कर रहे हैं। दे आर अनअवेयर, उन्हें नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है उनके साथ। जी जी, तो वो उससे यूज्ड टू हो गए हैं, इसलिए ये क्रॉनिक डिजीज है और ये इरिवर्सिबल है। अच्छा, इरिवर्सिबल को मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इरिवर्सिबल से हम ये समझते हैं कि बस अब ये डेड एंड है। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी असल में एक क्राइटेरिया है हमारा, जिससे हम एस्थमा को और सीओपीडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्क करते हैं इन दोनों के दरमियान में कि ये एस्थमेटिक बंदा है या ये सीओपीडी का बंदा है। अगर वो एस्थमेटिक होता है तो वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, वो इतना रिवर्स हो जाता है ऐसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करके स्टेट एक वाहिद एक दफा ट्रीटमेंट देकर। हाँ जी। और जो सीओपीडी का बंदा होता है वो भी थोड़ा सा रिवर्स होता है जी, मगर वो उतना नहीं होता, यानी कम मिकदार होती है उसके लंग फंक्शन के ठीक होने की। हाँ डॉक्टर, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं कि जब पिछले दिनों लाहौर में स्कूल बंद हो गए, जहाँ जहाँ स्मॉग थी वहाँ पर स्कूल बंद हुए, बट बाहर तो चलें आप ना निकलें घर से, घर के अंदर है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए। आप विटामिन C इनटेक करें। अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जो सोल्जर्स हैं वो इन सारी चीज़ों से लड़ सकेंगे। इसके लिए सिर्फ यही प्रिवेंशन है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और वक्त के साथ जैसे आपका जो मौसम आपको कह रहा है वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ज़बान के चटखारा छोड़ें, जो मौसम आपको कह रहा है आपने वो इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने इस मौसम में दिया है। विटामिन A भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और विटामिन A गाजर में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ कैरेट जूस पिया जाता है, कैरेट या गाजर का हलवा खाया जाता है। उसको जैसे ना सूप बना के, सूप में बच्चों को भी लाजमी दें सूप में। और जैसे हम अल्फाल्फा, आपने सुना होगा कि अल्फाल्फा कितना बेहतरीन टॉनिक है होम्योपैथिक में, वो लूसन है। और लूसन हमारे यहाँ घोड़ों को या बकरी को खिलाया जाता है, खुद नहीं खाते, है ना। तो अच्छी चीज़ हम जानवरों को दे रहे थे, जानवरों की सेहत अच्छी है। हाँ, हम जानवरों से भी मरियल है। हाँ, अगर सिर्फ लूसन और उसका गाजर का यखनी बना के जो COPD के पेशेंट हैं या एस्थमिक पेशेंट हैं तो उनको दिया जाए तो फिर उनकी सर्दियाँ सुकून से गुजर सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये सर्दियाँ क्या मुतालबा कर रही हैं हमसे कि हमें क्या करना है? इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अगर हम नॉन मेडिकल की तरफ जाएं, जैसे मैम ने अर्ज किया कि डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। वन, उमूमन स्मोक के टाइमिंग्स हैं 6 to 10 AM। जो लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा मशवरा होगा वो अपने वॉक के टाइमिंग्स को चेंज करें, वही आप इवनिंग के टाइम पे कर सकते हैं। थर्ड, मास्क का यूजेज आपका हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, स्मॉग नहीं टाइम देके अब निकल रही, वो जैसे कोविड का टाइम था ना, स्मॉग है घरों में, कह रहे हैं कि घरों में रात के टाइम भी आपको फील हो रहा है कि आप जो इनहेल करें वो अच्छा नहीं है, कुछ डस्ट इनहेल। उसके लिए आप एक तो ये कि ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हैं, दैट्स वन। दूसरा तरीका ये कि अपने आप को वेल हाइड्रेट रखें। उमूमन हमने ये ट्रेजेक्टरी देखी है कि विंटर्स में हमारा पानी का इंटेक बहुत कम है। डेफिनेटली एयरवेज ऑलरेडी ड्राई हो गए, स्मोक ने उसमें जैसे एक एडेड और नुकसान आपको क्रिएट कर दिया। मेडिकली फिर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि नंबर वन, आई वुड से नंबर वन इज वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज है। इस ईयर में हमने ये देखा कि वो इन्फेक्शंस जो विंटर में पाए जाते थे वो थ्रू आउट समर हमारे पास मरीज एडमिट होते रहे इन्फ्लुएंजा की वजह से। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब इस बार तो मैं देख रही थी बहुत से लोगों को, हम ना कोविड की तरफ टेस्ट की तरफ भी नहीं जा रहे। कुछ लोग इसमें से टेस्ट करा भी रहे थे, उनको कोविड पॉजिटिव आ रहा था। वैसे जो अभी जो कोविड जिन लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये भी कंटेजियस है? क्या वो लोगों को लग रहा है, क्या है? मसले ये कि हर वेरिएंट चेंज होते हैं डेफिनेटली। इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने तो वैक्सीन लगवाई, मुझे फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ और मुझे हर साल वैक्सीन क्यों लगानी है? इट्स बिकॉज इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट है, जो कुछ उसकी फिजियोलॉजी, वो हर साल चेंज होता है। तो हमसे भी तेज है भाई। हाँ, तो डेफिनेटली, और इन्वायरमेंट उसका अपना एक असर है। सो डेफिनेटली वैक्सीनेशन तो आपको करनी है। कोविड का जो ये वाला वेरिएंट है डेफिनेटली लेस हार्मफुल देन द प्रीवियस वन जो लोगों ने देखा है, बट अगेन कंटेजियस तो है।
तो जैसे अगर आपको कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट जस्ट कोविड, आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि ये इतना कंडीशन कि आपको होगा तो दूसरों को होगा। हो सकता है शायद मेरे घर में जो COPD पेशेंट है और मुझ में ये फ़र्क हो कि शायद मैं 2 दिन में सही हो जाऊं, बट जब उनकी डिजीज़ वर्स होगी तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल जाएंगे। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये COPD कौन सी लेवल पे जाकर जानलेवा साबित हो सकती है, हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस साहब ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, क्योंकि आज में हम अब COPD के हवाले से बात करें, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और साथ में क्योंकि हम स्मोक के हवाले से बात भी करें, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। आपको पता है स्मोक में जो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि मैं पढ़ भी रही थी कि 2.5 pm, ये आपके जो बाल है ना, ये बाल उसके सामने मोटा है, वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और जब आप उसको इनहेल करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं आपके गले से चिपके रह जाए, नो, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, आपके खून के अंदर आ जाते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका अपना ख्याल रखना और आज का शो भी देखना, क्योंकि आज के शो में हम यही बात करें कि हम जनाब इससे छुटकारा हासिल कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम COPD के वाले से बात करें, तो इससे पहले कि डॉक्टर बिल्किस आप पहली चीज़ बनाएं, और पहली चीज़ आप इसे क्या बना रही हैं? पहली चीज़ में बहुत ही पुराना नुस्खा संगदाने का, जो COPD के लिए भी अच्छा है और साथ में एस्थमिक एलर्जी के पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा है, वो। और इससे पहले आप ये बनाएं, मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथ में आपके पास जब कोई COPD का पेशेंट आता है, तो आप उसकी कैसे तशख़ीस करती हैं, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी इसकी अलामात क्या होती हैं? देखिए, तशख़ीस के लिए तो मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको हमेशा अक्सर बताया कि जो मेरे टीचर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने कुछ निशानियां बताई थी। तो मैं सबसे पहले पेशेंट्स का ना विटामिन D3 ज़रूर चेक करती हूँ, और उसके अलावा अलामात में मैं देखती हूँ कि जो COPD के जो क्रॉनिक उसके डिजीज़ में होते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि उनके हाथ नीले हो रहे होते हैं, या वो ये कहते हैं कि हमारी उंगलियाँ सुन रहती हैं, उंगलियां हमारी सुन रहती हैं, और फिर वो जो सांस लेने की खिंचाव जो उनका होता है बात करने में। और मैं सीधी सी बात है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहती हूँ कि आप कुरान पाक करत से पढ़ सकते हैं, तो कहते कि नहीं हमें मुश्किल आती है तो वो सांस लेने में, क्योंकि मेरा सीधा सा क्राइटेरिया ये है। मैं कहती हूँ आप पढ़ सकते हैं, एक पैरा पढ़ सकते हैं, तो कहते नहीं हम किरात से नहीं पढ़ सकते, हम दिल में पढ़ते हैं, जैसे मुंह से गले से नहीं हो रहा होता है। तो मैं उससे मेरा एक है क्राइटेरिया कि मैं पहचान जाती हूँ कि ये इस तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, आप कैसे उसकी अलामात क्या हैं COPD के पेशेंट्स की? COPD की जो अलामात है वो ऐसे हैं कि कफ, यूजुअली सांस का फूलना जिसको हम शॉर्ट में, और इसके साथ साथ एक्सर्शनल ज़्यादा होना, कि रेस्ट पे आप शायद बेहतर हो बट आपकी एक्टिविटी के साथ आपका सांस ज़्यादा होना। उमूमन लोग उसको कभी ये कहते हैं कि ये तो मेरी एज के साथ हो रहा है कि मेरी सांस मेरा चढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता ऑलवेज। हर इंसान को खुद का पता होता है कि अब मेरा जो एक्सरसाइज लिमिटेशन कब आ रही है। अगर मैं आज यहाँ से वहाँ तक 10 कदम चल रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा, तो आज मैं 5 कदम क्यों चल रहा हूँ? तो ये सारे अलामात इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स के साथ, कि अगर आप स्मोकर हैं, अब आपके वजह से हमने जिसको हम बायोमास कहते हैं, उनके एक्सपोजर में इनकी प्रेजेंस में हो। दूसरा, सांस में से सीटियों की आवाज़ें आना, और यूजुअली जो पेशेंट COPD के होते हैं, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वो बात करने में भी थक रहे हैं, उनको हंगर है एयर की, वो चाहते हैं कि मुझे और ऑक्सीजन मिले, वो स्ट्रगल करते हैं। हालांकि उनकी ऑक्सीजन तो सही होती है, आप चेक करते हैं कि ये तो 95 आ रही है, तो फिर क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ये सारी एक बेसिक अलामात होती हैं रिस्क फैक्टर को प्रेजेंस में हमेशा कोरिलेट करने के लिए। ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे भी बताएं, क्योंकि अलामात में भी जानना चाहूँगी, जैसे बचपन से भी आप देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे वो एक लिमिट तक भाग सकते हैं, वो एक लिमिट तक भाग सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं कि उनको सांस नहीं आ रहा। जैसे मैं हाइकिंग करते हुए लोगों को भी देखती हूँ, अगर ट्रैकिंग में भी निकली हूँ, तो वो एक लेवल तक आप चढ़ सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैं भी शौक हो कि मुझे सांस की प्रॉब्लम कि मैं भी जब एक लेवल तक भागती थी, मैं स्कूल में किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी, कि मुझी सांस ख़त्म हो जाती थी और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और हाइकिंग का भी ऐसा ही कि दिल तो करता है हाइकिंग कर लें, जब वर्कआउट भी करें तो आप बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं वो कार्डियो नहीं कर पाते,
क्योंकि वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से। तो क्या ये भी क्या किसी किस्म की अलामत है या ये क्या मसला है? दोनों एज ग्रुप्स को अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बच्चों की बात करें तो देखें COPD डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। COPD का मतलब ये है कि उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो बच्चे का तो अभी क्रॉस ही नहीं हुआ। बच्चों में होते हैं एस्थमा। एस्थमेटिक्स 2 तरीके के होते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि अभी उसकी नालियाँ छोटी हैं, अभी उसकी लंग डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। उसकी ग़िज़ा कैसी है, वो एंटीऑक्सीडेंट लेता है, विटामिन्स पूरे लेता है, मतलब घर का खाना खाता भी है या बस फॉर्मूले उस पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें भी डेवलप होती हैं कि उनके एयरवेज अभी छोटे हैं, फिर भी उनको ट्रीट किया जाता है। अगर कोई बच्चा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी ना कर पाए तो उसको ट्रीट करना चाहिए। जाते हैं, इनको सांस बच्चों को चढ़ जाता है। उसको विदाउट ट्रीटमेंट रखना बिल्कुल कोई अक्लमंदी नहीं है। 9 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 9 से 10 साल की उम्र में एस्थमा हो रहा होता है, दैट इज डेफिनेटली एस्थमा। अच्छा, एस्थमा के अंदर एक्सरसाइज इंड्यूस भी एक चीज़ है। एक तो एस्थमा एलर्जिक एस्थमा, अब वो गर्मी में है, उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई धुआं नहीं है, साफ सुथरी जगह पर है, मगर वो भागा और उसको सांस नहीं लगा, या वो नहीं, वो यहाँ घुटन महसूस करता है, यहाँ वो प्रेशर महसूस करता है, या वो कहता है यहाँ मुझे बलगम है मगर निकल नहीं रहा। बलगम नहीं है, वो घुटन की अलामत है जो वो बता रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो अगर वो इस एज ग्रुप में है, बहुत छोटा नहीं है, इस एज ग्रुप में है, तो उसको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा हो रहा है। ये ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक्स कितना बड़ा इवेंट है, उसके अंदर जो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमेटिक्स डायग्नोज होते हैं, दे आर अलाउड टू टेक इनहेलर्स बिफोर गोइंग टू रन और बिफोर गोइंग टू एनी एक्सरसाइज। दे आर अलाउड कि आप ले सकते हैं। स्टेरॉइड वाला नहीं ले सकते आप, दूसरी तरह का जो इनहेलर होता है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है, नालियों को खोलने वाला इनहेलर होता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है बच्चों के अंदर कि वो वैसे पूरे वक्त ठीक रहते हैं, आप उन्हें क्लिनिक में ऑस्कल्टेट करते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी रात अच्छी गुजरती है, मगर एक्सरसाइज में उनको प्रॉब्लम होती है। सही। तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस है। डॉक्टर साहब आप बता दें कि COPD की भी, अच्छा COPD को उर्दू में क्या कहते हैं सर? मैं भी जानना चाहूँगी। और इसकी 2 टाइप्स आपने कहा था, ये ज़रा बताएं, इसको क्या कहते हैं COPD को उर्दू में? इसका मुझे उर्दू का टर्म तो नहीं पता। COPD को हम तो COPD ही कह रहे होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मरीज़ को समझाने के लिए हम उसको पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी समझा देते हैं कि आपके सीने की जो नाली है वो उसमें लचक कम हो गई है, जिस वजह से सांस का आना और जाना उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो उससे मकसद वो समझ जाते हैं कि क्या है। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि 2 टाइप्स हैं, बिल्कुल COPD की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम पिंक पफर्स कहते हैं और दूसरे को ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। जैसे जो ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं वो आपको साइनोसिस के साथ, यानी नीले होके नाखून नीले और होंठ नीले, बिल्कुल इस तरह की पिक्चर के साथ आएंगे, जबकि पिंक पफर्स में थोड़ी सी इसकी पिक्चर डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। अलामात दोनों में उसी तरह की होती है, मोर और लेस। जैसे कि लेकिन विजिबली जो आप देख रहे होते तो वो थोड़ा सा क्लिनिकली थोड़ा सा वेरी करता है। सही। देखिए, जो COPD की क्लिनिकल डेफिनेशन है, क्लिनिकल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें कोई डायग्नोसिस नहीं चाहिए, जब हम पेशेंट से पूछेंगे वो हमें बताएगा और हम उसे लेबल करेंगे, इसे हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो वो ये होती है कि अगर 2 साल तक किसी शख्स को 3 महीने खांसी बलगम वाली रहती है तो हम उसे लेबल कर देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये COPD सबसे कॉमन COPD यही वाली है, ठीक है ना, उसको हम लेबल कर देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्योंकि पेशेंट, अब आप देखें ना, 3 महीने की तकलीफ थी, गुजार ली उसने, साल गुजर गया, दूसरा साल आ गया, दोबारा भी 3 महीने की तकलीफ हुई, वो फिर गुजार लेगा। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये कोई बड़ा मसला है, लेकिन हम उसे ये समझाएंगे कि भाई ये एक बड़ा मसला है, इस पे तवज्जो दो जी। हाँ, अच्छा डॉक्टर बल्किस, हम अब जाते हैं जो आपने कहा कि पहली जो चीज़ हम COPD पेशेंट्स के लिए बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये मुर्गी के पोटे हर घर में होते हैं, मतलब हर घर में तो नहीं, आपको मिल जाते हैं। जब आप फेंके मत इसको। हाँ, इसके ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, ऐसे करके निकालते, अनफॉर्चुनेटली यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसके ऊपर से एक झिल्ली होती है, वो निकालते हैं और उसको सुखा लेते हैं। मेरी टीम ने आपके लिए पहले ऑलरेडी साफ करके रखे हुए हैं। सुखा के रखते हैं। अच्छा, आप संगदाना अगर मांगते भी है ना पंसार से, तो वो आपको दे दे, ये है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का हो गया है, ये आपके लिए नहीं है, ये फंगस वाला है। आप इसको सबको निकाल के, खुद ही झिल्लियाँ निकाल के अच्छी तरह धो के खुद आप सुखाएं और कड़क धूप में सुखाएं, कोई मसला नहीं है ये। लेकिन बाजार से ये फंगस वाला ना लें,
ये जो ग्रीन कलर का है ये नहीं लेना। ग्रीन कलर का दोबारा से बताइए क्या है ये इसी के ऊपर की जो झिल्ली होती है ना वो है। संगदाना अगर आप बोलते हैं पंसार को तो आपको ये दे देते हैं। ये जो पोटो के ऊपर का ये दवा है, उसको संगदाना कहते हैं। जी जी, इसको संगदाना कहते हैं। ये इसकी ऊपर की जो झिल्ली होती है वाइट वो होती है। देखिए इन्होंने सुखाया है तो कैसे सुखाया, ये ग्रीन क्यों है? ये तो ग्रीन नहीं होती है, तो व्हाइट होती है। तो अगर आप ये ग्रीन कलर का लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपने लेना है व्हाइट। तो आप घर पे भी जब सुखाते हैं, मेरी प्रैक्टिस है, जैसे मैं घर पे अपने वालिद के लिए सुखाती थी तो ऐसा होता था कि कुछ ग्रीन हो जाते थे, कुछ व्हाइट रहते थे। जो व्हाइट रहते थे उनको पीस कर पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर आप जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको देना शुरू करें। एलर्जिक एस्थमिक के पेशेंट्स हैं उनको देना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्शन की बात आई है, रुकावट, कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्ट करिए, उसके लिए मैंने आपके प्रोग्राम में अफसनतीन बूटी बताई थी कि उसका जुशांदा बना के देना है। अफसनतीन निहायत ही कड़वी बूटी, लेकिन आप उस वर्म वर्ड जिस पे अब अमेरिका में उसको उगाया जा रहा है, बहुत सारे ममालिक उसको आर्टिफिशियली उगा रहे हैं दवाओं के लिए। बेहतरीन है हमारे मुल्क, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मुल्क में तो ऑर्गेनिक मिल जाता है, ठीक है। और उस बूटी की बात यह है कि वो मतलब आम और हमारे मुल्क में ऑर्गेनिकली उग रहा है, ठीक है। जो देख रहे हैं, जैसे मेरे पास आते हैं तो जैसे कश्मीर वगैरह से, तो मैं उनको बताती हूँ बत्तख की तरह पाँव की तरह और उस पर दाने निकले हुए होते हैं, बूटी आम फैली हुई होती है और निहायत कड़वी होती है। तो आप उसको पाउडर पीस के पाउडर बना लें, उसको फिर उसको जोशांदा जितना उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा इतना अच्छा है। 2 ग्लास पानी में 1/4 टीस्पून डाल के इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। उसमें फिर देखिए हाइपोग्लिसरीमिया के पेशेंट अगर हैं जिनका शुगर लो हो जाता है, ज़ाहिर है वो शुगर को लो कर देगा, कड़वी चीज़ है, तो आप उसमें शहद डाल के गुड़ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये संगदाने का बता दिया, जो बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और इसी के अद्वियात जो है ना हमारी नेचुरोपैथी में है। अच्छा, होम्योपैथिक में भी एंटीमोनियम टार्ट, क्योंकि हम ये इंसानियत के लिए करें तो मैं बता दूं, एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 बार पिए, जिनको बहुत ज्यादा बलगम रहता है। देखिए पोस्ट नेजल ड्रिपिंग तो होती है, लेकिन सब कहते हैं कि ये जकड़न, जैसे ये सीना जकड़ गया है, और कुछ एस्थमिक पेशेंट या सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, सांस लेने के ऐसे, आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह की पोजीशन उनकी होती है। वो कहते हैं यहाँ, और वीजिंग होती रहती है, हर वक्त सीटी की आवाज आती रहती है। तो उनके लिए तो जैसे मैंने संगदाने का बताया वो बताया बहुत बेस्ट है। अब आते हैं कि मौसम के हिसाब से हम एस्थमा से और इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। आपने बात की ना सीटी की आवाज की, तो मेरी कजन थी बड़ी क्यूट, तो वो जब बेचारी रोने लगती थी ना तो उसकी आवाज गायब हो जाती थी, क्योंकि वो उसको सांस के बदले तो वो सीटियों की आवाज आती थी। अच्छा देखिए, हाँ, वो जो आप लगा रहे वो उसको होता था कि जरा वो रोए ताकि जमा करे लोगों को, तो वो बेचारी की आवाज ही नहीं निकल पाती थी, उसको सीटियां निकलती थी। देखिए अक्सर आपने सुना होगा ना कि जैसे अपने सेहत का पता नहीं होता, एक्सरसाइज पे गए, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई कि एक्सरसाइज कर रहे थे जी, और उनकी अभी तो पुशअप्स लगा के बैठे थे, अभी तो पुशअप्स लगा के बैठे थे। तो देखिए लंग्स का बहुत अहम रोल है, लेकिन उनका कॉज ऑफ डेथ निकलता है कि दिल बंद हो गया। तो ये जो मैं कहती हूँ कि दिल का और लंग्स का चोली दामन का साथ है। अगर इसको आप प्रोटेक्ट करोगे हार्ट को, तो लंग्स भी अच्छे रहेंगे, लंग्स को प्रोटेक्ट करोगे हार्ट को, तो दिल भी अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ ह्यूमिडिफायर। देखिए अब ये जैसे ये वाला धुआं जो है ना, अगर इसमें मैं हर्ब्स डाल दूंगी उनका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। जैसे आप कह रही कि लाहौर में इतना है, तो नेचुरल ह्यूमिडिफायर बता देती हूँ। लाहौर में जो है सफेदे के कितने दरख्त हैं, हर तरफ सफेदे के पत्ते, यूकलिप्टस है, जिससे हमारी जो बाम बनती है, जो वो वाली बाम जिसको हम सूंघते, आपने जो है बंच ऐसे लेके 2-3 लौंग लेके वो उसको ढक के अच्छी तरीके से जैसे पका ले, फिर लाकर सेंटर ऑफ योर जैसे रूम, लाउंज या रूम, उसको खोल लें, वो उसका जो स्टीम जाएगी, बच्चे भी सुकून से सोएंगे और सांस की नाली क्लियर होगी। सबसे पहले पुराने जमानों में हमारे यहाँ ऐसा होता था कि आपको नमक के गरारे कराए जाते थे और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप। देखिए बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर्स उसको देते हैं, माँ के नाक खोल के फिर आप फीड कराएं।
ये वाला जो पिंक सॉल्ट है ना, जी जी, ये पिंक सॉल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है कि प्लीज आप, जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो मैं कहती हूँ कि नाक को ब्लो करो, बिल्कुल नॉर्मल सलाइन ड्रॉप नहीं है तो नमक वाले पानी से, लेकिन जो पानी आप पीते हो वो ऐसा नहीं नलके से पानी लेके आप फिर ये करो, तो ताकि अपने आप को साफ करने के लिए ये इतनी छोटी सी चीज है। एक मुझे बात बताएं, मुझे लोग फिर इसके जो पिंक सॉल्ट के घर में लैम्प्स वगैरह लगते हैं, बिल्कुल एस्थेटिक पेशेंट को तो कहते हैं कि ना, बिल्कुल उनको उनकी थेरेपी होती है, उनको बिठाया जाता है लैंप के साथ और अपने रूम में जो है ना आप ये रखें, सही जला के रखें। और ये जो है अगर चले लैंप नहीं ले सकते ना, तो ये तो मतलब जैसे रुपीस में मिल जाते हैं ना, 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए 10 रुपए इस तरह मिल जाता है नमक डली पे, 100 रुपए 200 रुपए मिल जाता है। अच्छा, तो आप वो पोटली भी ना साथ रखें। अच्छा, और जैसे इनहेल करने के लिए देखें लौंग, अब देखें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से गजा लंग्स की जो नालियां है वो तंग होने लगती है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो नेचुरोपैथी में जैसे अब दालचीनी है, लौंग है, अदरक है, पुदीना है, ये आपके ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करने में आपकी मदद करते हैं। मैं कहती हूँ सर्दियाँ बना के भी देते हैं, हाँ कहवा बना के देते हैं। अच्छा, हल्दी है, हल्दी शहद इसका और काली मिर्च बेहतरीन है कि आप इनका कहवा बना के दें। अब मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब ये जो COPD के पेशेंट है उनके लिए मैं कहवा बनाना बता रही हूँ। हमारे गरम मसाले होते हैं बेहतरीन है, तो बहुत अच्छे हैं, ये मैं बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने सिनेमन स्टिक की बात की, आपने लौंग की बात की, आपने काली मिर्च की बात की, सारे इसमें आ रहे होते हैं। अच्छा देखिए, हम जो नेचुरोपैथ कहते हैं ना कि जब तक आपका गट साफ नहीं होगा आपको बहुत सारे इल्यूजन्स, देखिए B12 की कमी, गट आपका सही नहीं है तो आपको एस्थमा या लंग्स का मसला हो सकता है। एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी में आपको फिर एंजाइटी के पेशेंट को भी सांस नहीं आ रहा होता। जी जी जी, बिल्कुल, वो कहते हैं कि बस दम निकल रहा है। तो इसके लिए हमेशा अपनी गट हेल्थ को भी जो है ना आपने सही रखना है। अगर आप अपने लंग्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं जी। तो जैसे ये मैं बता रही हूँ। अच्छा, आपने जो अदरक लेना है ना, बता देती हूँ कि आपका थम जितना अदरक हो, ठीक है, आप उसको लेके जैसे पानी खौलाएं और खौलाने के बाद इसमें आप लौंग जो है ना 3 से 4 डालें। अच्छा, लौंग जब भी आप इस्तेमाल करें ना दवा के लिए तो प्लीज एक बात का ख्याल रखें कि आपका लौंग के जिसका फूल हो ना वो होना चाहिए, ये वाला नहीं डालें। दोनों में फर्क है ना, ठीक है, ये नहीं डालना है, ये वाला लौंग डालना है। हाँ। ठीक है, मैं आपको 1 लीटर के लिए बता देती हूँ, जैसे घर में 1 लीटर पानी प्रॉपर फूल हो ना, वो जी प्रॉपर फूल हो। और ये वाला जो है ये वाटर बना के आप पूरा हाथ पे ऐसे रख के यूं दिखा दें ताकि वो प्रॉपर नजर आएगा ना कि कौन सा वाला। हाँ, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। आप दोनों की शक्ल आप देखें, ये बेचारा जिसके फूल नहीं है जी। इसकी शक्ल देखिए, इसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई है जिसकी अपनी डेवलपमेंट सही नहीं हुई उससे हमारा क्या हाल करना। ठीक है। अच्छा, 1 लीटर पानी के लिए आपने 6 से 7 या 8 लौंग ले लें। अच्छा, दालचीनी आपने इतना सा लेना है, ठीक है, इसको कूट के जरा सा कूटे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए। काली मिर्च आप जरूर डालें। अच्छा, हमारे नेचुरोपैथी में गुले गुलहड़ कहते हैं, ये आपके बुखार को भी कम करने में मदद करता है। अगर आप बुखार क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, तो इन्फेक्शन को भी खत्म करने में ये आपकी मदद करती है। जैसे हमारे घर में मनी प्लांट के वो होते हैं ना, इसी तरह ये बेल होती है, लेकिन इसका ये आपको काम आता है। आपने ये इतना सा टुकड़ा जो है ना, ये 1 लीटर के लिए बता रही हूँ कि आपने डाल देना है, ठीक है। पुदीना लाजमी डालें, सही है, पुदीने में विटामिन C भी होता है। अच्छा, इसके अलावा बनफशा के पत्ते जो है वो एलर्जिक एस्थमा के लिए भी अच्छे होते हैं, 3 से 4 आप वो डाल दीजिए। सौंफ आपने डाला, अजवाइन आप पिंच लाजमी डालें। अब जो ये COPD के पेशेंट है, ये 1.5 लीटर पानी में इतना बनाए कि 1 लीटर हो जाए, पूरा दिन सिप नीम गरम ये पानी पीते रहे, मतलब पानी का इंटेक भी हो जाएगा और आपकी दवा भी चली जाएगी, और आप जो दवा खा रहे हैं उसको आपके ब्लड स्ट्रीम में ले जाने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। नेचुरल चीज़ें, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो मसाला टी बनाएं, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी अदरक के साथ। जावित्री जो बड़ा काला सा फूल होता है वो, जी।
वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं सॉरी, वो बादियान का फूल होता है, सॉरी जायफल जावित्री, हाँ जायफल जावित्री, वो गोल सी गोल होता है, उसके ऊपर जायफल के ऊपर जावित्री लगी हुई होती है, दोनों एक ही उससे आपको मिलते हैं। अच्छा, अब जो एक और है कि कुछ बुजुर्ग हमारे ऐसे होते हैं जो हर वक्त COPD के पेशेंट होते हैं और हर वक्त खांसी बेचारे, सुबह खांसी शाम खांसी, और उनकी खांस के पसलियां दर्द कर जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। दूसरा है बही दाना, बही, जो बही का फल हम कहते हैं कि दिल से गमों को दूर करता है, उसके जो बीज होते हैं उसके बीज याद रखिएगा। देखिए इसमें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इन्होंने क्या किया है, सेब के बीज भी डाल दिए। देखिए माशाल्लाह, चीटिंग में तो बहुत ही वो होते हैं ना। अब सेब के बीज फूलेंगे नहीं, ये भी चीटिंग में क्रॉनिक बीमारी है। हाँ, ये जो क्रॉनिक डिजीज है ना हमारे पंसार भाइयों को, उसको आप इस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो सेब का बीज होगा ना वो फूलेगा नहीं, उस लेस नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जो बही दाना के होंगे ना वो फूल जाएंगे। ये आप रात को भिगो के रखें, सुबह दीजिए, तो उससे जो खांसी बहुत होती है वो बहुत फर्क पड़ता है। तुलसी बेहतरीन है। आपने बुजुर्गों की बात की, क्या वो खवातीन जो स्पेसिफिकली अभी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, और मैं अगेन क्योंकि ये मौसम ऐसा है तो उसमें जो खांसी है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, और खवातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो क्या ये वो भी ये ले सकती हैं? वो ये भी ले सकती है। काले मिर्च जो है, अदरक काले मिर्च और शहद मिक्स करके रख ले, पिंच अजवाइन, वो भी ले सकते हैं। इस तरह ये वाली चीजें ले सकते हैं। और शहद अगर असली है तो शहद की स्टीम भी लें, उससे भी जी बिल्कुल शहद की स्टीम लें। चलो मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि मेडिकल साइंस में क्या ये इन कॉन्सेप्ट को क्या ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर ये क्या सजेस्ट करते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज क्योंकि हम बात करें, एक तो देखिए फ्लू भी है लोगों को, और हम बहुत दफ़ा अपने शो की थोड़ी बात कर चुके हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों की डेथ जो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होती है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न फ्लू भी होती है। जो मौसम है, ये मौसम अगर उन पे बहुत वाइल्डली अटैक करे तो ये फ्लू की सूरत में भी, और आपने भी देखा कि फ्लू, ये जो कोविड गुजरा है, हमने देख लिया ना, ये हम तो पुरानी सदियों के इन्फ्लुएंजा की मैं बात ही नहीं कर रही कि वो कितना जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत बचाना है। इन केस आपको लग रहा है कि जी आपको खांसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको वायरल है, कोशिश करें कि आप वो कोविड वाला टाइम याद रखें, और अपने आप को, अपने बुजुर्गों, जिसमें आपके चाहे अपने पेरेंट्स भी आते हो, आपने उनको दवाई देनी हो, कुछ भी आपने उनको खाना खिलाना हो, प्लीज़ आपने सबसे पहले ख्याल रखना, क्योंकि शायद आप इतने वल्नरेबल ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके घर के बुजुर्ग, ये बड़े सेंसिटिव हैं। तो ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि अभी मेरे साथ डॉक्टर साहिबान भी बैठे, मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या डॉक्टर साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या नहीं, आप बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें कोविड ने दुनिया को में जब इतनी मोर्टेलिटी दिखाई तो लोग जब डर गए तो फिर उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए, तो फिर मास्क भी महंगे हुए, फिर सैनिटाइजेशन भी शुरू हो गई। जी। बट ये समझना ज़रूरी है कि ये ऑल वायरल पे अप्लाई होता है। इट्स नॉट सिर्फ कोविड ही एक सिंगल एजेंट था। इन्फ्लुएंजा ने भी इतने ही डेथ्स कराए थे जब स्वाइन फ्लू का सीजन आया था। तो ईच एंड एवरी वायरस इज डेंजरस, और उसके प्रिकॉशन मेजर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जैसे मास्क पहनना, स्पेशली जैसे आपने बताया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन जब उनका बीमार लोगों से दूर रहना। कभी हमारा अक्सर होता है कि जब बुजुर्ग लोग बेचारे बीमार होते हैं, किसी हॉस्पिटल से क्लिनिक से होकर आते हैं तो 20 लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। डॉक्टर साहब पूरे टब्बर आए होते हैं, हम खाला जान से मिलने जा रहे हैं, अच्छा खुद बीमारी खांग पागल हुए, खाला जान बेचारी सिर्फ खांस नहीं देती, उनको खांसी भी देके आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ये कभी कभी डिटेक्ट करना तो मुश्किल होता है कि कौन वर्स होगा और कौन नहीं, बट जनरली एक होना चाहिए कि जो पेशेंट्स ओल्ड एज पे होते हैं या जिनको लंग डिजीज हो या इवन हार्ट डिजीज हो, कोई पैनल एक चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनको बीमार लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या बीमार लोगों को उनके साथ मिलने से पहले मास्क और सारी सैनिटाइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो करना जैसे चाहिए। डॉक्टर साहब भी खेलती ना, डॉक्टर बिल्किस के जी भाई आपके लंग्स और ये जो हार्ट है इसका चोली दामन का साथ है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल से जो हार्ट के मरीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक पर होंगी, जो फ्लू सीजन में ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, या खांसी की प्रॉब्लम। जो भी क्रॉनिक पेशेंट है, चाहे वो किसी भी एंड ऑर्गन डैमेज का है, एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब होता है कि उसका कोई भी उज़ू जिस्म का खराब है, वो
जब भी इन्फेक्शन में जाएगा वर्सेंट होगा, बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब हो जाएगा वो, अगर क्योंकि उसका पहले से एक सिस्टम ख़राब चल रहा है जो उसकी सपोर्ट पे नहीं है, चाहे वो उसका लीवर हो, चाहे उसकी किडनी हो, चाहे उसका हार्ट हो, चाहे वो उसका लंग हो। अच्छा, एक बात ये है कि जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से फैलने वाली चीज़ है वो तो लंग में जाएगी ना, जो आपके सांस के साथ फैलने, हवा के साथ जो फैलने वाली चीज़ है वो आपकी लंग में जाएगी, तो लंग मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है सबसे अच्छा, ज़्यादा। इसमें डॉक्टर साहब इसमें वेट का भी दारोमदार होता है कि अगर आप ओवर वेट हो तो क्या वो भी चीज़ों को सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर देती है, वर्सन कर देती है? इट डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्लीप एपनिया में लोगों को देखती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जैसे हम बात करते हैं वो है ही उसी से रिलेटेड कि उनकी सांस की नाली, उनकी गर्दन चौड़ी होने की वजह से मुतासर होती है। तो मोटापा तो हर मर्ज का मतलब आप कह सकते हैं कि जड़ भी एक जड़ तरह है, से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटापा वज़न कम करने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस में, इंक्लूडिंग आपकी सांस की भी बीमारी में। क्योंकि एग्जैक्टली स्लीप एपनिया में भी होता है ना कि आपको सांस को लेने में उसमें आपको पहली काफी- चीज़ ही ये है कि आप वज़न कम करें। जो sleep स्लीप apnea। एपनिया है ना वो वेट की वजह से ही हो रहा है, वो आपकी गर्दन दबा रहा है, फैट, आपके मसल्स वीकन है, फैट का लोड ज़्यादा है, तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग यानी कि जिस्म को कितनी तवानाई चाहिए सांस लेने के लिए वो पूरी नहीं कर पा रहे मसल्स, ओके। इस वजह से वो स्लीप एपनिया हो रहा है। इसके अंदर जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर इन्फेक्शन का इतना रोल नहीं होता, ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होते हैं, उनका लंग हेल्दी लंग होता है, उनके लंग को कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। ये क्योर है अगर वो अपना वजन कम कर लें, अपना मसल मास अच्छा कर लें। ताकि वो जो फैट क्लियर थे जिनके फेफड़ों को भी जकड़ा हुआ है और सांस की नाली को भी जकड़ा हुआ है, तो ये अच्छा हम नेक्स्ट चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आपने प्रेगनेंसी की बात की थी ना, जी, जब- जी। तो उसके लिए देखिए शहद आपने लेना है आधा कप, और मैंने इसमें देखिए अदरक चॉप करके डाल दिए। अदरक का जूस भी आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून, नहीं तो अदरक चॉप करके आप डाल दीजिए, और ये काले मिर्च 1/4 टीस्पून, इसको मिक्स कर लीजिए। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर दालचीनी को थोड़ा सा चॉप करके, इसका इतना सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, देखिए ये भी दवाइयाँ अक्सर मैं कहती हूँ इनको भी टेबलेट की तरह इस्तेमाल करें, इतना सा, इसको भी आप पीस के इसमें डाल दीजिए, आपकी दवा तैयार हो गई। खांसी बहुत हो रही है तो एक तो बहीदाना का बताया है, और ये आप दिन भर चाटते रहें, थोड़ा 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 दिन भर चाटते रहें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कुछ मसाजेस बहुत अच्छे होते हैं जिनके मसाज करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे स्लीप एपनिया की बात हो रही है, स्लीप एपनिया में ऐसा होता है कि पेशेंट बैठे बैठे सो जाता है, और खराटे इतने ज़्यादा शदीद तरीन खराटे होते हैं और अपने खराटों से खुद उठ जाता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ह्यूमिडिफायर भी बहुत अच्छा होता मजे है। की बात है, वो बैठा बैठा सो जाएगा, लेकिन जब वो लेटेगा ना सोने के लिए तब उसको नींद नहीं आएगी, वो बैठे बैठे सोएगा। फिर उसको पूरा बाईपैप लगाना पड़ेगा सांस के फिर लिए। हाँ, बिल्कुल स्लीप एपनिया में यही होता है। वेट रिडक्शन के लिए उनके लिए है कि वो दालचीनी का कहवा लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि फैटी लिवर, स्लीप एपनिया के पेशेंट को फैटी लिवर लाजमी होगा। तो आपने जो है ना स्लीप एपनिया के पेशेंट को लौकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, लौकी कौन सी वाली? वो जो मिठाइयों में डलती है, कि वो जिससे वो हम लौकी का हलवा बनाते हैं, वो वाली बना? हाँ, वो ऐसी लंबी सी होती है, जी जी, ऐसी, उसका अगर जूस निकाल के हल्का सा गर्म, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो हल्का सा गर्म करके 2 लौंग का पाउडर उसमें डाल के पिए, तो ये फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर लौंग इतनी इंपॉर्टेंट है? लौंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है आपको, मैं आपको लौंग का बताती हूँ। लौंग देखिए इल्यूजन्स में भी अच्छा है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भी अच्छा है, और कहते हैं अगर कोई आप सोच रहे हैं ना मिसाल कि जादू टोना कुछ हुआ है, और ये हकीकत है, होता तो है, उनके लिए भी है कि आप लौंग अपने साथ रखें और 1 लौंग सुबह खाली पेट खाएं 7 दिन के लिए। ओके, इतना है कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरोपैथी में। लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, ये तो मैंने सुना था कि आप अपने वॉलेट में रख लें लौंग को, क्या कहते हैं बैड एनर्जीज जो हैं, अच्छी एनर्जीज को जो है, ये हमारे में दुल्हन जब जाती है तो हम उसके लिए अच्छा सा लौंग का, हाँ, लौंग का बना के पहले उसको देते थे कि उसकी खुशबू से जो दूसरे बैड एनर्जी या इस तरह के लोग जो है वो दूर हो जाते। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगी, सफाई निफ्स से माने, अब हम कहते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपने क्या करना है, आप जो पोछा लगाते हो या जो डस्टिंग का वो है, तो प्लीज़ आप 2 चीज़ें करें, दोनों बहुत ही सस्ते हैं। एक सिरका, दूसरा फिटकरी।
आप इसको पोछे की बाल्टी में डालें, बजाय के खुशबू वाली चीजें डालते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप ये डालें, जैसे महक आती है, एक शश का। हाँ, और ये प्लीज इसका फिटकरी का पानी बनाकर एंटीसेप्टिक है, इसमें भी आप लौंग डाल सकते हैं। और ये मरीज के बिस्तर पे जो है ना आपने स्प्रे करना है, पूरे सब जगह स्प्रे करना है। और सिरका और जो अपना फिटकरी है, जी जी, इसका पोछा लगवाएं। ये बहुत अच्छा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो धुनी देनी है अगर घर में, अव्वल तो एस्थेमिक पेशेंट धुनी जब दे रहे हो तो नहीं होना चाहिए, सही है। आप उसको आप 1-2 दिन घर से बाहर रखिए। नहीं, वो नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, कुछ घंटों के घंटे, ठीक है। लोबान की धुनी दें। और लोबान की धुनी भी 4 बजे के करीब दे दें, लेकिन पेशेंट उधर नहीं होना चाहिए। धुनी के बाद ह्यूमिडिफायर का जैसे मैंने बताया है वो जरूर करें, तो इससे आपकी हवा जो घर की है वो साफ होगी। अच्छा, बहुत सी जगहों पे ये भी कहते हैं, वो कहते हैं ना कि आपने जैसे अगर प्याज काट के हम जैसे फ्रिज में अगर आप लोग रखते हैं तो बहुत मना करते हैं कि भी, क्योंकि उस प्याज को आप दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करें, कि जो प्याज है वो आपके फ्रिज के अंदर जितने भी जरासीम है उसको सक कर लेता है। हाँ। ठीक है, तो क्या हम प्याज भी ऐसे अपने कमरों में, किचन में रख सकते हैं जितना खाना पक रहा होता है? आप जब अगर मरीज के कमरे में रखना हो ना, प्याज को लच्छेदार काट के कोने में रख दें। जी जी। और फिर जैसे 3-4 घंटे बाद वो प्याज जाके पकाना नहीं, फेंक देना है। ये जरूर कीजिए। और प्लीज आप बाजार में जब ये जो प्याज वगैरह खाते हैं ना, जैसे सलाद में, वो खुला पड़ा हुआ होता है, अल्लाह अल्लाह, सब जा रहे होते, सारा कुछ प्याज जो है ना वो कर लेते हैं। और होम्योपैथिक में इलियम सीपे के नाम से बहुत अच्छी दवा बनती है। और घर का आपने प्याज का कहा तो मैं बता दूं, जैसे कॉफ सिरप बनाना बता देती हूँ। आपने 1 बड़े प्याज का रस निकालना है। जी जी। रस निकाल लिया, वो 1 कप के करीब निकल जाएगा अगर जूसी प्याज होगा, आजकल जैसे आए हुए। उसमें आपने डालना है काली मिर्च 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, लौंग 1/4 टीस्पून, सारे डाल दिया आपने। आपका कॉफ सिरप तैयार हो गया। अब इसमें आपने डालना है 2 बड़े चम्मच शहद के, डाल दिया, मिक्स किया, एम्बर बॉटल में रख लिया। यही है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। नो वंडर, वैसे जितने भी कॉफ सिरप आते हैं वो सारी एम्बर बॉटल्स में होती है, वो जो ग्लास होता है वो शेडेड है। इज दिस वन ऑफ द रीजन कि वो नहीं, एम्बर बॉटल में वो लाइट को, प्याज है ना, वो लाइट वगैरह को भी वो नहीं करेगा, इसलिए एम्बर बॉटल। अदर देन दिस, हम जितने भी कॉफ सिरप देख रहे होते हैं वो कोई बहुत ट्रांसपेरेंट बॉटल में उसको हाँ, नहीं, एम्बर बॉटल में इसलिए तो फिर जो है ना आप डाल के आप बच्चों को 1/4 टीस्पून दे, बड़े 1 टेबल स्पून तक ले लें। सही। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुल्तान से, माजिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी आई एम नॉट माजिदा, फाइजा। जी जी, ओके फाइजा, माफ कीजिएगा। मेरी बेटी है माशाल्लाह से 7 साल की, तो उनको सीजनल एलर्जी है। जी जी। तकरीबन हर सीजन में मुझे इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, 2 माह और से भी ज्यादा। अभी डॉक्टर साहब, मैं एलोपैथिक से हटना चाह रही हूँ, बिकॉज एमॉक्सिल से स्टार्ट होते हैं, देन हम ऑगमेंटेन तक जाते हैं, उसके बाद इंजेक्शन पे भी जा रहे हैं। तो मैं चाह रही थी, अभी डॉक्टर साहबा ने होम्योपैथिक जो है वो मेडिसिन बताई है, तो काइंडली वो थोड़ा सा लैबोरेट करके बता दें, है वो ड्रॉप्स की सूरत में है, किस तरह है, क्या है, उसका नाम आप मुझे पता है एलर्जी कैसी है। आप ना वैसे इस वक्त इतना तेज बोल रही है मुझसे कि हमें समझ में नहीं, तो थोड़ा सा रुक रुक के बताएं जरा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बच्ची की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें। नहीं बेटा, एलर्जी कैसी है कि गले बलगम जमता है या छींकती है, क्या होता है? ये है कफ हो जाती है, जब मुल्तान में वैसे ठंड बहुत ज्यादा होती है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो उसको खांसी होती है, और खांसी के साथ सीने की जकड़न होती है, सांस का इशू होता है, और खांस के बाद कुछ वॉमिट हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो तमाम अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवा चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि आपको ये मेडिसिन उसको कंटिन्यू ही करनी पड़ेगी, आफ्टर 12 इयर्स जो है बच्ची बेहतर हो सकेगी। अच्छा, मेरे पास क्योंकि मेरे पास मेडिकल डॉक्टर्स भी मुझसे पूछेंगे वैसे आप कौन कौन सी मेडिसिन दे रही हैं? आपने भी ऑगमेंटन की बात की, एंटीबायोटिक की, और तकरीबन भी मुझे प्रिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है देखना, लेकिन ये है रिसेंटली जो दी है, क्लैरिसिड दी है। पहले उन्होंने मुझे कहा 5 दिन कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं। जी क्लैरिसिड थी, और उसके साथ 3 सिरप और थे, फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में ऑगमेंटेन पे गए। आफ्टर वहाँ से मैंने कुछ किया और मैंने कहा मैं इसको होम्योपैथिक जो है मेडिसिन पे लेके जाती हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक मेडिसिन बताई है। अब मैं जो इसको जिन डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ वो 7 के करीब हमें ड्रॉप्स दे रहे हैं, जो मुझे बच्ची को देने पड़ते हैं।
मैं चाह रही हूँ कि कम से कम मेडिसिन दूँ, बिकॉज उसकी हेल्थ जो है वो भी थोड़ी सी हो रही है, इस तरह की बहुत वीक हो रही है, खुराक इतनी नहीं लेती। तो अगर कोई एलोपैथिक इतनी ज्यादा नहीं लेना चाहता तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर साहिबा ने बताई है। वैसे ना मैं आपको दोनों का टाइम पीरियड भी डॉक्टर से पूछ के बता दूंगी। ऑफ कोर्स एलोपैथिक में भी होम्योपैथिक में भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आप एक हफ्ता दवाई लें और आप ठीक हो जाएं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसमें। तो लेकिन मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब, आप भी बता दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। अच्छा देखिए, जो इन्होंने अपनी कंडीशन बताई है ना, 2 दवाइयाँ आप इन्हें दे सकते हैं। यूफ्रीशिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह शाम, और दूसरा है एंटीमोनियम टार्ट, ये 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 2 बार। ये सेफ मेडिसिन है, अगर एलर्जिक एस्थमा है तो उस पर भी आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो यहाँ पर संगदाने का बताया है वो भी कर सकते हैं, और इसी प्रोग्राम में मैंने एक पहले भी आपको बताया था शक्कर तगाल, लौंग, काकर सिंगी। शक्कर तगाल, लौंग, काकर सिंगी, इनको आपने हम वज़न लेके पीसना, पहले थोड़ा सा भून लेना है, फिर उसको पाउडर बनाकर जो है शहद में मिक्स करके बच्ची को देना शुरू कर दें। और जैसे प्रोग्राम में हमने बात की थी कि विटामिन D3 उसका चेक कराएं, और उसको जो है ना पूरी सर्दियां आपने एक काम करना है, मुर्गी के 2 पंजे लेना है, और गाजर, जो लाल गाजर है वो लेना है, 1 गाजर, इसको चॉप करें, और जैसे गरम मसाले, और साथ में जो है ना आप इसमें लूसन के चंद पत्ते डालकर, और ये बुजुर्गों को भी दें, जिनको एस्थमा है, COPD है, सबको दें, ये बहुत अच्छी खुराक बन जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो मुर्गी के पंजे हैं वो कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं बता दूं कि जब आप इसको उबालेंगे, पकाएंगे, तो जो आप उसको ठंडा करेंगे ना, तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी। जो लेयर आ जाएगी, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी, वो आपके लिए भी नहीं है, उसको आप उठा के फेंक दें। बाकी आप जो है ना उसको इस्तेमाल करें, और बच्ची को यही स्टॉक जो है ना दूसरे सालनों में डाल के दें, तो इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएगी। क्योंकि आप जो बता रही हैं उसमें ये कि एस्थमा और एक्जिमा सीसो है, या तो एस्थमा हो जाएगा या एक्जिमा हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सटर्नली भी ना ये अपना बेजल एसेंशियल ऑयल को आप कैरियर ऑयल में डालकर उसकी मसाज भी करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? और वो एक अगर वो किसी प्रोसीजर से गुजर रही हैं तो उनको कितना अरसा दवाई खानी होती है? सबसे पहली बात तो ये कि जो इनके सिम्टम्स हैं उसमें मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ओके। तो सबसे पहली बात क्लैरिसेड, एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, इन एंटीबायोटिक्स को तो मेरे ख्याल से स्टॉप करना चाहिए। ओके। अनफॉर्चुनेटली इसका रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो जब इन्फेक्शन होगा तो फिर ये तीनों एंटीबायोटिक शायद इनके लिए मुफीद साबित ना हो। तो नंबर 1 तो एंटीबायोटिक्स को स्टॉप करें। सेकंड, जो इनको एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा इनको ट्रिगर्स पे फोकस करना होगा। क्या ये ट्रिगर क्या है? क्या डस्ट, स्मोक, धूल, और इसके साथ साथ मुल्तान में सर्दी ना बहुत ड्राई भी होती है, ये एक 2 चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड, बेस्ड आई हैवंट सीन द पेशेंट, बट मेरे हिसाब से दूसरा ये कि इनको लाइकली इन्हेलर की ज़रूरत होगी फॉर अ टाइम बीइंग। इन्हेलर इज़ हैज़ प्रूवन कि जो है ना उसको एस्थमा में कंट्रोलर मेडिकेशन है, एंड उसके जो रोल है और उसका जो एडवांटेज है वो रिसर्च प्रूवन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन में एक्सेप्टेंस नहीं है। जी। हमारे पॉपुलेशन में ये तो है कि इन्हेलर हो जाए तो आदत पड़ जाएगी। जी, ऐसे ही लग रहा होता है। तो मैं खुद इसका केस आपके सामने हूँ। मतलब कुछ महीने होते हैं जिसमें आपको, मैं तो कराची आई, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ महीने होते हैं जिसमें जरूरत होती है। ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपको गुजारा ही नहीं इसके बगैर। एंड दिस इज ऑलवेज ये होता है कि आप इसको री इवेल्युएट करते हैं कि आप एक ट्रायल दें, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट अगर स्ट्रगल कर रहा है तो हमें उसके सिम्टम्स को भी फिक्स करना है डायग्नोसिस के साथ साथ, क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास डायग्नोसिस करवाने के साथ साथ अपने इलाज के लिए आता है। बिल्कुल। तो अगर आप उनके साथ आप इन्हेलर का उसको ट्रायल दें डेफिनेटली, एंड फिर उसको री इवेल्युएट करें। जैसे डॉक्टर साहबा ने पहले भी बताया, एस्थमा का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। ये एक फिजिशियन के सिम्टम्स, मरीज को देखना, सिम्टम्स को कोरिलेट करना एंड डायग्नोसिस को बनाना है। अक्सर लोग एक्सरे करा के आते हैं कि डॉक्टर साहब एक्सरे तो नॉर्मल है, तो एक्सरे एस्थमा में नॉर्मल हो सकता है। हाँ, आपको थोड़ी आएगा, आपके लंग्स में कोई नॉर्मल ही होता है। आज डॉक्टर बिल्किस साहब आ जाए। हाँ जी। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे हिसाब से इनके जो सिम्टम्स हैं इनको इन्हेलर की ज़रूरत होगी एज अ कंट्रोलर मेडिकेशन, क्योंकि ये जो इनको रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं इसको मेरे ख्याल से बेसलाइन पे अच्छे कंट्रोल की ज़रूरत है।
ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो उनको आइडेंटिफाई करने होंगे, एंड थर्ड एंटीबायोटिक्स का मेरे ख्याल से तो स्टॉप करना जरूरी है। क्योंकि देखिए फिर आगे अब आपको बुखार वगैरह में भी कहीं ना कहीं जब आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, फिर वो एक ऐसा टाइम होता है कि आपके एंटीबायोटिक्स आप पे काम करना छोड़ देते हैं, स्पेसिफिकली अगर इतनी कम उम्र में इतनी एंटीबायोटिक्स हमने बच्ची को दे दी तो फिर आगे जाके जिंदगी भर में मसला होगा कि वो उसकी बॉडी जो है वो उस पर कोई कख वो कहते हैं ना फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इसमें बताए, जी। जैसे एंटीबायोटिक का ना, तो जब आप कम्युनिटी में देख रहे होते हैं उमूमन लोग ये कर रहे होते हैं कि एक डॉक्टर के पास गए, फार्मासिस्ट के पास चले गए, फार्मासिस्ट जिसके पास डिग्री भी नहीं है, दुकान चले गए बेसिकली, और जाके खांसी हो रही है, मेडिकल स्टोर पर बच्चे के लिए सिरप दे दें। हाँ। तो हम सबसे कम स्पेंड अपनी हेल्थ पे करना चाहते हैं कि डॉक्टर को ना दिखाएं, वो पैसे बच जाएं, फार्मेसी से जाके जो भी दवा है वो ले लें, चलें किसी डॉक्टर के पास भी चले गए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स बोल लें या क्वैक्स बोलें, उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है कि एंटीबायोटिक सबसे पहले दे दो, खत्म। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन अभी से ही देंगे तो टाइफॉइड या वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जिसके लिए उसकी ज़रूरत है तो वो बचेगा ही नहीं हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रेजिस्टेंस टाइफॉइड की इतनी हो चुकी है इन्हीं एंटीबायोटिक्स की गलत डोज में, और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से सेल्फ मेडिकेशन या इवन अगर मेडिकेशन किसी ने प्रिस्क्राइब किया तो वो कितना उसके जी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कोई एक ही प्रिस्क्रिप्शन पूरा साल चला रहे होते कि हाँ तब हमें खांसी हुई थी, डॉक्टर साहब ने मैं दी थी, निकालो प्रिस्क्रिप्शन, जाके दवाई लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हमारे इस बच्चे को हुई थी तो इसको डॉक्टर ने ये दिया था, ऐसी ही अलामात आप भी अपने बच्चे को दें, बिल्कुल बच्चा आपका सेट हो जाएगा। आपको कैसे पता कि वो अलामात उसकी सीने के इन्फेक्शन की वजह से है, दमे की वजह से है, या किस चीज़ की वजह से। और दूसरी चीज़ एक और डॉक्टर साहब ने बताई, इन्हेलर के हवाले से मैं कहना चाहूँगी एक मिथ, और ये एक बहुत ज़्यादा है कि इन्हेलर की आदत हो जाएगी। इसके साथ साथ ये तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन कि भाई आपको इसकी आदत नहीं होगी। सेम गोज़ विद इंसुलिन के लिए भी हम ऐसे ही कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो आदत नहीं होगी, और ये लोगों का परसेप्शन है कि इससे हम जिस्म हमारा आदी हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक। इन्हेलर की टेक्निक मरीज़ को समझाना, इट विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स, बट वो चीज़ मरीज़ के साथ जाएगी उसकी लाइफ लॉन्ग। वो बेचारा किसी भी हाल में दवा ले रहा है, अफोर्ड कर सके ना कर सके, उसके फेफड़ों तक नहीं जा रही है तो फ़ायदा क्या ऐसी दवा का। बिल्कुल। सो आपको उसको सही टेक्निक बतानी चाहिए। सो अगर आप प्रॉपरली किसी मरीज को देखें दमे का या सीने के मसले का, इट विल टेक एम्पल टाइम। हमारे साथ कॉलर मौजूद है साहिवाल से आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है जी। जनाब आवाज़ बढ़ाते हैं आयशा की, मुझे आवाज़ कम आ रही है। जी आयशा। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, मेरा बेटा है 8 साल का। जी तो उसको भी एलर्जी की वजह से ना बार बार वो बीमार हो रहा था। लेकिन वो फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने अस्थमा का इसको बताया कि इसको अस्थमा का ना यानी कि शिकायत है, अभी ज्यादा नहीं हुआ मसला। जी। तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि ना इसके लिए इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए कुछ आप बताए इसके, और क्या इनहेलर भी उसको दिया है डॉक्टर साहब ने? अच्छा, दिया है डॉक्टर साहब ने? कैप्सूल, एक मशीन है उसमें कैप्सूल डाल के वो एक सांस के जरिए ना खींचते अंदर की तरफ। अच्छा। तो 1 माह के लिए उसको दिया था उन्होंने। अच्छा। तो दोबारा तो वो मेडिसिन नहीं वो यूज कर सकते, और क्या इसका मुकम्मल हल नहीं है अस्थमा का? जो लोग यानी कि पूरी जिंदगी ऐसी रहेगा। अरे मैं आयशा जी, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एस्थमा से बहुत डरते हैं, हमें लगता है जब आपको एस्थमा हो गया तो पता नहीं आप जैसे कुछ होने वाला है। नहीं, आप एस्थमा के पेशेंट्स बथेरे हैं, अपना ख्याल रखें, इम्यूनिटी अच्छी करें तो बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन वो जो इनहेलर से जो लोग डर जाते हैं ना, क्योंकि हमने शायद फिल्मों में देखा हुआ है कि जब जो हीरो या हीरोइन की एकदम जान निकली तो इनहेलर ना मिले तो इनहेलर से अगले बंदे की नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ ये खौफ दिल से निकाल लें। मैं आपके सामने जनाब, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो टेलीविजन में आपके सामने गुजारी थी, मुझे बताएं जी कि क्या करना चाहिए इनको। बच्चे वो डर गए हैं, लेकिन ब्रेक आ गई है। ठीक है, ब्रेक के बाद जनाब आपको बताते हैं। आपने डरना भी नहीं है और टेलीविजन के सामने रहना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे हम
हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, हम आप लोगों की हवाले से बात करते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं और कैसे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो सकते हैं। इसी हवाले से जनाब एक अच्छी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो सोशल सर्विसेज में अब आगे पेश हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ताज गैसोलीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम का आगाज़ किया है जिसका नाम है बदलो हालात। और बदलो हालात में वो खराज तहसीन पेश करे उन तमाम तर लोगों को जो कोई आज़म लिए हुए अपनी मुकद्दर को चेंज करने के लिए, अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सड़कों पे जाके, जैसे जो मेहनत मजदूरी भी करने वाले लोग हैं, तो वो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए ये लोग काम करें। और ऐसे ही हमने देखा कि उनकी इस कैंपेन में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक सॉन्ग भी आया जिसमें उन्होंने एक बादशाह की कहानी दिखाई कि किस तरीके से वो शख्स अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत का आगाज़ करता है तो कहाँ वो पहले पत्थर तोड़ता है, कहाँ वो खजूरें बेचता है, उसके बाद पत्थर तोड़ता है और उसके बाद जाके वो फिर अपना एक ट्रक ओन करता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सफ़र है जो कि उस बादशाह को, ये रियल लाइफ स्टोरी है जो उन्होंने अपने इसमें अपनी कैंपेन में शेयर भी किया और एक तरीके से उसको खराज तहसीन भी पेश किया। तो इसी कैंपेन के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब हेड ऑफ मार्केटिंग ताज गैसोलीन अहमद मास साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी ज़बरदस्त ये कैंपेन है जिसका आपने जनाब ये आगाज़ किया, बदलो हालात। एंड आई बिलीव कि हम सबको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए इस टर्म को लेके भी कि बदलो हालात। आपका इसके पीछे क्या मकसद था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे यहाँ दावत दी। इसके पीछे बदलो हालात की जो थिंकिंग थी हमारी इसके पीछे, वो थोड़ी सी फ़र्क इस तरह से थी कि ये कोई कैंपेन अलग से नहीं बनाई गई, लेकिन हमने चाहा कि ताज गैसोलीन हम जो करते हैं वो करते हैं जो हम एक्चुअली करके दिखाते हैं, जो हमारी अपनी कहानी होती है। तो हम थोड़ा सा माजी में गए, हमने कहा कि क्यों ना हम क्योंकि हम जो अपनी बात करें तो हम एज ए सर्विस ब्रांड देखते हैं, हम एज फ्यूल ब्रांड नहीं देखते। सर्विस को जब हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी की खिदमत कर सकें। तो फ्यूल फरामी को भी हम इस तरह से देखते हैं कि वो जितने भी लोग हैं, मुसाफरीन हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं है, वो कुछ करने निकले हैं रोड के ऊपर। और भले वो बाइक चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, वो घर से निकले हैं तो कुछ हासिल करने के लिए निकले हैं। तो उनके ख्वाब हम देखते हैं। हालांकि ये देखना बड़ा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि हम भी अगर रोड पे जाएं तो एक दूसरे को हम देखते हैं कि गाड़ी वाला आ गया, ट्रक वाला आ गया, लेकिन हम कभी एज इंसान नहीं सोचते उनके लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहला वो ब्रांड बने जो लोगों की आवाज़ उठाए। इसी तरह से हमारे माजी में जाए तो एक हमारा बहुत पुराना कस्टमर था, 45 साल से, बादशाह नाम था उनका। ट्रिब्यूट पेश करें उन लोगों को जो कि अपने हालात बदलने के लिए, जिसमें मेरे रोज़मर्रा के जो मजदूर भाई हैं रोज़ अपने घरों से निकलते अपनी किस्मत बदलने के लिए, तो ये उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। और हम बादशाह के वाले से बात कर रहे थे, तो अहमद ये जो बादशाह ही रियल लाइफ स्टोरी है, और अगर देखा जाए हमारे पास तो अनगिनत रियल लाइफ स्टोरीज हैं जिन लोगों ने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा लिया। वाई बादशाह? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपको कोई एक चाहिए होता है। सो दिस इज़ नॉट कि आखिरी नहीं है, लेकिन ये हमारा पहला कदम है कि हमने एक से बात शुरू की है। और बादशाह से हम मिले, उसके साथ जब हमने टाइम स्पेंड किया, तो अगर उसकी वो कहानी आप सुने तो जब मैं सुन रहा था तो पैरों में जान ख़त्म हो गई थी खड़े होने के लिए, कि एक बच्चा जो कि 8 साल का, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वहाँ से वो शुरू हुआ, लेकिन उसके पास एक विल थी कि मैंने कुछ बेहतर करना है। और सिर्फ हर दिन वो, आप सोचें 8 साल का बच्चा 40 किलो का टोकरा सर पे उठा के 9 घंटे दिन में पैदल नंगे पाँव सखर की गर्मी में रोड़ी के अंदर चल के जाता बगैर चप्पलों के। तो आसान काम नहीं है ये। बादशाह आप तक पहुंचा कैसे, मुझे बताएं, या फिर आप लोगों ने लोगों से कहा था अगर आपकी कोई कहानी हमारे साथ शेयर? नहीं, ये बड़ा नेचुरल था, क्योंकि हमारे असल में फ्यूल स्टेशंस हैं, तो हमारा रोडी के अंदर भी है, तो इसको हमारे फ्यूल स्टाफ डेली देखता था कि ये बच्चा बहुत मेहनत करता है। तो जान पहचान थी इसके साथ, कि कोई कस्टमर नहीं था हमारा, लेकिन उस बच्चे को जानते थे कि ये मेहनत बहुत करता है। और हमें ये बातें करता था कि एक दिन मैं ट्रक लूंगा अपना। तो वो ख्वाब को करते करते फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने मजदूरी वगैरह शुरू की। फिर जब उसने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए, फिर वो उधार के ऊपर ट्रक लेने गया। अब कोई अगर किसी को नहीं जानता हो तो उधार देता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि फिर हमारे ही टीम ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इसको जानते हैं। तो ताज के नाम पे उसको गारंटी दी, और वो पहला ट्रक इस तरह से, जो हमने वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की है, तो हमने अपनी गारंटी के ऊपर उसको कहा कि ये, और माशाल्लाह से फिर उसने वो पहला ट्रक लिया, फिर उसका कारोबार शुरू हुआ।
फिर वो फ्यूल भी हमसे लेने लगा। फिर इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा होता ही है कि अब जब पैसे लगा लेते हैं तो फिर कैश फ्लो का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर हमने उसको और भी सपोर्ट किया, नॉट जस्ट कि फ्यूल हमने उसको थोड़ा सा क्रेडिट के ऊपर दे दिया, जनरली इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता। वो अगेन ट्रस्ट की बात थी, बट वी ट्रस्टेड हिम कि हम जानते हैं मेहनत कर रहा है, सही कर रहा है, ईमानदार है, तो हम इसके साथ जिस भी तरह से सपोर्ट करना चाहें करें। और भी पर्सनल कुछ थे जहाँ पे हमने और सपोर्ट किया उसको। सो वो जो एक बॉन्ड बना हमारा, और यही बॉन्ड, बादशाह इज़ वन ऑफ देम, लेकिन इस तरह के हमारे हज़ारों कस्टमर्स हैं, मोस्टली ट्रकर्स ही हैं, बिकॉज हमारा बहुत पुराना लिंक है ट्रकर से, लेकिन इंशाल्लाह हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बाइकर्स, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले, इन सब से इसी तरह के बॉन्ड्स बनाएं, क्योंकि ताज अपने आप को ना हम इस तरह नहीं देखते कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बदलो हालात है, हर कोई अपने आप से ये चाहता है, तो हम चाहते हैं कि आप भी तो बिलीव करें ये। हाँ। और आपके हम जिस भी बिलीव करके एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अगर आप खुद बिलीव कर सकते हैं तो आप ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं कर सकते। हाँ, देखिए यहाँ पे ना लोगों से ये भी सवाल पूछते हैं कि आपकी जो गैसोलीन कंपनी, ताज गैसोलीन कंपनी, वो एक इंडिपेंडेंट, एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी चल रही है, तो फिर कैसे वैसे जहन में आया कि जी हमने यूं लोगों को भी साथ लेके चलना है, हमने अपने आप को, जैसे आपने बोला कि हम सोशल में देखते हैं कि हमने सोशल सर्विसेज में भी, और लोगों को जैसे कि ना घर घर का पार्ट बनना है, क्योंकि एक तो एक कंपनी होती है नॉर्मल, लेकिन जब ऐसी कोई भी कैंपेन आती तो उससे होता है कि लोग आपसे अटैच हो जाते हैं। चाहे कोई बंदा जिसकी कहानी शायद बादशाह से मैच ना करती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करता है। इसमें थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड दूं तो हमारी भी बिगिनिंग्स ना कोई इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। हाँ। तो ये पेन हम समझते हैं, क्योंकि अगर ताज की आप हिस्ट्री दें 1965 से, तो ये कोई फंडिंग से कंपनी नहीं बनी हुई। ये शेर मोहम्मद साहब थे पहले, तो उनका ख्वाब था कि मेरा एक पंप हो, तो वहीं से वो ख्वाब लेके और अपने ही पैसों पे, अब वो पंप ये नहीं था कि बहुत पैसे तो एक ही दिन में खड़ा हो गया, पैसे नहीं थे तो काम रुक गया, जो भी किया अपने ही पैसों से किया, ना कर्जा लिया, ना किसी से उधार लिया, अपने हाथों से। सो वी अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रगल होती हैं। फिर जब एक एमएनसी बने हम 2019 के अंदर, फिर एक और स्ट्रगल थी, क्योंकि पहले कभी किया नहीं। सो ये मेहनत और जिदोजहद हम समझते हैं, तो हमें ये भी पता है कि आपको कोई ना कोई साथ देने वाला चाहिए होता है। हाँ, नहीं, आपको कोई सिर्फ कान में बात करे कि आप कर सकते हो, You can do it. आप कर सकते हो, बस वो हौसला ही आपके लिए बहुत होता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी नए शहर से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप किसी को नहीं जानते, तो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो ताज गैसोलीन चाहता ही है कि अगर आप कहीं पे भी जाएं तो आपका एक दोस्त हो आपके साथ में। ये एहसास सर्विस का मकसद क्या है, जो आपके एहसास सर्विस, ये क्या है? ये हमने इसी वजह से शुरू की थी कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रोड साइड असिस्टेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बाहर के मुल्कों में होती है। तो हम करते ही हैं कि आप कहीं पर भी, बिकॉज हमारे फ्यूल स्टेशंस काफ़ी जगहों पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है रोड पे, भले गाड़ी ख़राब हो जाए, रास्ता पूछना हो, फ्यूल ख़त्म हो जाए, टायर बर्स्ट हो जाए, एनी केस ऑफ सिचुएशन, बिकॉज हमारी टीम्स हैं वहाँ लोकली होती हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो हमारी हेल्पलाइन है 03-111-111-825 इस ताज। सो आप उसको कॉल करें, एंड समबडी फ्रॉम आवर टीम वो आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प आउट करेंगे। अगर इवन तो हम मैकेनिक्स नहीं है, हम मैकेनिक लेके आएंगे आपके पास, और हम सब कोई पैसे नहीं लेंगे इसके अंदर। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं कभी जब किसी पेट्रोल स्टेशन पे जा रही होती हूँ, तो मुझे पेट्रोल स्टेशन में होता है कि मैं जितने पैसे दूँ ना, तो अगला उतने का ही पेट्रोल भी डालेगी। मैं अक्सर जब जाती हूँ, मैं तिकड़ में भी लगाती हूँ, अगर मुझे डलवाना, फर्ज करे 6000 का पेट्रोल डलवाना, तो मैं कहूँगी मुझे 5956 का पेट्रोल ला दे। तो मुझे होता है कि ताकि फिर उसके बाद डिजिट्स आए ना, और जो पेट्रोल ना वो मेरे से कुछ हेरा फेरी ना कर सके। ताज में गैसोलीन पे लोग कैसे एतमाद करें कि आप जाएंगे तो जितने आपने पैसे दिए, क्योंकि खवातीन यूजुअली जो ड्राइवर्स होती ना, उनको ये बड़ा इशू होता है। वो कहते भाई मेरी तो सुई इतनी ऊपर गई नहीं जितनी जानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान में जनरली एक है मसला, और ये आज से नहीं, बहुत अरसों से चलता आ रहा है कि ट्रस्ट का फैक्टर बड़ा कम है, और वो 2-3 चीज़ें आती हैं, लोग कहते हैं कि ये या तो ब्रांड अच्छा है, या ये कंपनी चलाती है, डीलर चलाते हैं, इसी तरह से हम ढूंढते हैं। ताज के अंदर हमने कोशिश ये की है कि हमारे, आप किसी भी पंप पे चले जाएं, आपको सर्विस और फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह एक जैसी मिलेंगी। तो एक हमने थोड़ी सी एक ओपन क्लेम दिया हुआ है, 24 आवर्स अ डे, एनी फ्यूल स्टेशंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आप जाएं तो एक पैमाना होता है, विच इज़ अ फ्लास्क ऑफ 1 लीटर। आप फ्यूल नहीं भी करवा रहे, आप जाएं और आप जाएं कहें मुझे पैमाना चेक कराएं, वो आपके सामने नोजल से उसके अंदर फिल करेगा। अगर उसमें देयर आर 1000 लाइंस, जिस तरह से मेजरिंग बीकर होता है, अगर एक भी उसके अंदर लकीर शॉर्ट हो, वी विल गिव यू 25,000 रुपीज ऑन द स्पॉट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। भले आप अगला लीटर हमसे डलवाएं कि नहीं डलवाएं,
बिकॉज कैलिब्रेशन होती हैं, तो दिस इज आवर ओपन शाउट एंड ओपन चैलेंज टू एवरीबडी। सो क्योंकि अगर आप आ रहे हैं ताज के पास तो हमारा फर्ज है कि आपको पूरा का पूरा फ्यूल दें। चले खवातीन, ये तो टेंशन खत्म हो गई। तो बंदों की तो टेंशन होती है, बंदों को फिर कुछ तिगड़म आती है, खवातीन जो है ना वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप अपनी इस कैंपेन से लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कि लोगों के रवैयों में भी कितनी तब्दीली आएगी, कि सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को सपोर्ट करें, बट ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बाहर निकलते हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल? we look at it as a पाकिस्तानी नैरेटिव। हम चाहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जो बहुत सारी चीज़ें करें लेकिन वो कभी कोई उनकी बात नहीं करता। तो अगर हम एक एक करके अपने साथ ही इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, हम ये चाहते हैं कि आप ताज से कुछ ना चाहें, अपने आप से चाहें, क्योंकि अगर हम अपना ही जो भी काम करते हैं उसी में बेहतरी लाने की करें और उसको बेहतर करने की करें, एक एक करके ही पाकिस्तान बनता है और हम इसी तरह से पाकिस्तान की तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी अहमद हमारे साथ मौजूद थे, ताज गैस कंपनी के वाले से बात कर रहे थे। बदलो हालात बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन उन्होंने शुरू किया और हमारी भी जो कैंपेन है कि मैं आपकी सेहत बेहतर करना चाहती हूँ, खुद जो इस वक्त मैं झेल रही हूँ स्मॉग की वजह से, और मैं तो 3 दिन लाहौर रह कर आई हूँ, तो लेकिन इट्स नॉट ओनली कि लाहौर में स्मॉग का इशू है, ये हमारी कराची में भी, जैसे मैंने आपसे बात की, कराची की भी आबो हवा, कहीं कहीं लोग कहते हैं अल्लाह में बारिश हो जाए तो जो डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में मुअल्लक़ है ना, तो ये कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। अब ज़रा निकाल लें कॉपी पेंसिल, मुझे बताएं डॉक्टर साहब किन किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे जो हमने बच्चों के साथ भी करनी है। फर्स्ट कर से भी जो हमारी खातून की कॉल थी वो डर रही है बच्चे को इन्हेलर देने से। इन्हेलर क्योंकि हमने फिल्मों में भी देखा ना, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, फिल्मों में हम देख रहे थे जी हीरो की माँ मर रही है, उसको इन्हेलर नहीं दे रहे और इन्हेलर से छुपा ले तो वो मर गई। लोगों को इन्हेलर से ये लग रहा होता है कि एज इफ अगर आपको इन्हेलर की इतनी आदत पड़ जाएगी कि अगर आपके पास ना हुआ तो आपकी ज़िंदगी जा सकती। क्या वाकई इतनी खौफनाक चीज़ है इसका ज़िंदगी में होना या ना होना? सही। सो देखिए, इस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो यही है कि जो है ऐसा, ये मोस्टली आई विल से दिस आर ऑल मिथ्स बेसिकली। समझने की ज़रूरत ये है कि क्या आप हर साल अपने बच्चे को डेल्टा कॉटल के कोर्सेज, बार बार हस्पताल में दाखिल करना, बार बार नेबुलाइजेशन से इलाज कराना और मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट करना एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उसके कॉन्ट्ररी अगर आप एक इन्हेलर जिसका सिर्फ डोज मिनिमल सा है विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स, मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, स्टेरॉइड्स वाला आप ना करें जो दूसरे वाला आपका होता है। सो इट डिपेंड्स वाले में भी, हाँ दोनों में इट्स अबाउट के ये जो इन्हेलर है तो उसके एडवांटेज ये हैं, गुड क्वालिटी लाइफ, गुड डिजीज कंट्रोल, लेसर कॉम्प्लिकेशंस, मोर बेनिफिट्स। ये हो गया नंबर 1 इन्हेलर के एडवांटेजेस। फिर इस पे आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा हम तो इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, हमारे सिम्टम फिर भी आते हैं और हम जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं वो इंस्टेंट है, तो दैट्स अ डिफरेंट वेरिएंट्स। तो आपको ये समझना होता है कि कौन सा इन्हेलर ऐसा है जिससे आपके सिम्टम कंट्रोल अच्छे रहेंगे और डिजीज कंट्रोल, आपके सिम्टम एड्रेस हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो जिनमें भी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला है, जैसे हमारे पास काफी पेशेंट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर, सैल्बो का, कि डॉक्टर साहब हमने 2 पफ लिए वेंटोलिन का, बिल्कुल सही हो गए। तो वो सही सिर्फ आपका 10 मिनट तक ही था, 10 मिनट के बाद उसका कोई खास असर नहीं था आपके डिजीज कंट्रोल में। आप जितने भी पफ्स ज्यादा ले रहे हैं इसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन यही है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मिनिमल एब्जॉर्प्शन है, तो देयर इज अ रीजन कि वो 2 पफ सुबह शाम है, क्योंकि उसका एक असर ऑटोमेटिकली 8 to 10 आवर्स तक आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके डिजीज को कंट्रोल रखता है। सैल्ब्यूटामॉल लेना कोई हर्ज नहीं है, जब आपको एक रेस्क्यू की तरफ लेना हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंट्रोलर। वो आपके डिजीज को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो लेना ना लेना आपके एस्थमा पे कुछ खास फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। सेकंड बात पे कि न्यू ट्रायल्स में और गाइडलाइंस में ये प्रूवन है कि कौन सी चीज़ें मॉर्टेलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। कि जिंदगी में सीओपीडी के पेशेंट्स में हम क्या ऐसी दवाई दें जो जल्दी से बता दें, मेरे पास 1 मिनट है। हाँ, क्योंकि जिंदगी को बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन अगर जरूरत हो, वैक्सीनेशंस नंबर 2 एंड नंबर 3 इनहेलर्स। ठीक है, ये वैक्सीनेशन की वो एज रेंज क्या है? सो एवरी पेशेंट हु इज अबव 50 इयर्स विद और विदाउट डिजीज, उन सबको जो वैक्सीनेशन कॉमन एक है निमोनिया वैक्सीन जो वंस लगती है 5 इयर्स में, फ्लू वैक्सीन, और अब दुनिया में तो ये 6 वैक्सीन हो गई सीओपीडी के लिए, इसमें आरएसवी, पर्ट्यूसिस और इसके अलावा हर्पीज जूस्टर और ये सारे वैक्सीन और कोविड, ये सारे 6 वैक्सीन उनके लिए इस्तेमाल हैं। और दिस वैक्सीन का बहुत प्रूवन रोल है कि उन्होंने चीज़ों में गेम चेंज किया और हमने कोविड के टाइम पे इसके रिजल्ट्स भी देखे कि जब वैक्सीन आई तो डेफिनेटली आपने देखा कि किस तरह चीज़ें फेड आ गई। हाँ बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब ये मुझे जल्दी से बता दें, क्योंकि देखिए जो टाइम है, अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूँ, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे अगर छोटे तो आप उनको नेबुलाइज ना करें, आप उनको स्टीम दें।
सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप नेबुलाइज के साथ करिए या स्टीम के साथ? डॉक्टर शायद इससे उल्टा कहते हैं। मैं तो डॉक्टर्स के बता रही हूँ, बहुत से बड़े डॉक्टर्स जो मैं अगर बच्चे, अब जो मेरे छोटे बच्चे को होता था ना, तो डॉक्टर कहते थे आप उसको स्टीम थोड़ी की स्टीम बस हल्की सी। बहुत सीधी सी बात है, एक छोटा बच्चा है जी जी, वो इनहेलर नहीं ले सकता, हाँ। वो इनहेलर समझ नहीं सकता कि कैसे हाँ, लेना। नहीं लेकिन ये इनहेलर सांस की तकलीफ के लिए नहीं, ये इनहेलर वैसे जो अगर बच्चे को खांसी और बलगम है उसके लिए बात कर रही हूं। इंडिकेशन डिफरेंट है। खांसी और बलगम जिस वजह से हो रहा है हम उसको खत्म करेंगे, हाँ। तो उसका इलाज होगा। जी जी, तो जो सेल्बुटामॉल वाला इनहेलर है ना, वो रिलीवर है, इलाज नहीं करता, जी जी, आराम देता है। जो हमारे कॉम्बिनेशन इनहेलर्स हैं वो इलाज करते हैं, वो मेंटेनेंस थेरेपी है, ठीक है ना। अब रह गई बात स्टीम और नेबुलाइजेशन के कंपैरिजन। ये नॉर्मल जो बच्चे को फ्लू और खांसी उसकी मैं ये उसकी बात। स्टीम का मतलब पता है क्या है? स्टीम का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक सूथिंग इफेक्ट आएगा। जी जी, जो स्पुटम है, जो सिक्रीशन है, जो बलगम है अंदर, वो आसानी से निकल पाएगा, ठीक है जी जी। और जो इम्प्योरिटीज पूरे दिन में आपने डाली, धुआं गया, जी जी, बच्चा खेल कूद करके आया, जी जी, उसको मिट्टी विट्टी लग गई, जी जी, वो सारी इम्प्योरिटीज आपने साफ कर दी और ह्यूमिडिफिकेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर जो एक ड्राइनेस थी जी जी वो खत्म हो गई। इसमें कोई इलाज तो नहीं हुआ, ये प्रिवेंशन के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है ना, प्रिवेंशन करनी है आपने। आपके बच्चे को ऐसा नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो आप प्रिवेंट करें, आप दें स्टीम कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली ये एस्थमा से हट के मेरा सवाल था, क्योंकि छोटे बच्चे आज में नज़ला जुकाम खांसी और फिर लोग डर रहे होते हैं कि क्या करें बच्चों को, हम वो एंटीबायोटिक्स पे भी नहीं लगाना चाहते, तो ये जो स्टीम और नेबुलाइज ये मैं उन बच्चों के लिए पूछी, प्रिवेंशन उनके वाले से पूछी थी। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद और आबाद रखे और आपको अच्छी सेहतों में रखे, अल्लाह पाक आपको लाज़िम से महफूज रखे ज़िंदगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।